बेसिकली ये PNID है, ये क्रॉस कंट्री PNID है। तो ये वाईजैक की गेल की PNID है बेसिकली, आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ से हमने टैपिंग दी है, तो ये एक बड़ा कर देना, बड़ा हम्म साइज थोड़ा इसका बड़ा हो नाउ इट इज़ ओके सर। यस यस। तो देखिए यहाँ से हमने, मेरा स्कोप ऑफ वर्क स्टार्ट होता है, जो एग्जिस्टिंग लाइन थी। बैटरी लिमिट। यस, बैटरी लिमिट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से मेरा स्कोप ऑफ वर्क स्टार्ट होता है। तो उनका ऑलरेडी पाइपलाइन था, मगर पाइपलाइन क्या है, कोरोड हो गया था। तो वो दे वांट टू चेंज देयर पाइपलाइन आफ्टर 15 ईयर्स। तो उनको पिगिंग स्टेशन। कैसा यस सर। 15 ईयर में कैसे लोड हो गया? पता नहीं सर क्या था उनका, कुछ था उनका वो, तो पाइप बार बार लीकेज होता था, फिर से रिपेयर करवाया, फिर से लीकेज होता था। तो गेल ने डिसाइड किया, टू अवॉइड दिस वी हैव टू चेंज द ऑल द पाइपलाइन। तो उनने पूरा डिसाइड किया कि मेरे को पूरा पाइपलाइन चेंज करना है। तो ये पाइपलाइन चेंज किया उनने। तो पाइपलाइन के बाद उनका ये टर्मिनोलॉजी था कि मुझे पहले हमें फ़िल्टर रखना है, जो भी गैस आ रही है मुझे एकदम फ़िल्टर करके ही तब जाके भेजना है। तो ये फ़िल्टर लगाए थे, बास्केट फ़िल्टर जिसको बोलते हैं। तो ये बास्केट फ़िल्टर्स है। और इस फ़िल्टर को जब ये ब्लॉकेज हो जाएगा तो उसके लिए हमने PSV दी है, जो कि फायर केस में रहेगा। ये कितना 15 किलोमीटर का लाइन था? हाँ। तो अब अब इसको, ये जाती, ये बास्केट फ़िल्टर से होके ये जाती दूसरी PNID से। अब दूसरी PNID, ये जो आप देख रहे हो, ये वेंट हेडर है। जो अगर वेंटिंग होगा ना, तो ब्लो डाउन एक पर्टिकुलरली हेडर्स में जाएगा, जो कि सेफ लोकेशन पे वेंट आउट होगा। जैसे दूसरी PNID में देखोगे तो आपको ये पता पड़ेगा कि इसका मास फ्लो मीटर लगा है। मास फ्लो मीटर मतलब गैस कितना आ रहा है वहाँ से, तो वो नापने के लिए लगा है। तो एक स्टैंड बाई लेते हैं। जैसे अगर ये फेल हो गया मास फ्लो मीटर, तो दूसरा हमारा चले, तो उसके लिए हमने स्टैंड बाई रखा है। ये मेरा स्टैंड बाई है। अनिल जी, इसका PFD होगा, इसका प्रोसेस फ्लो डायग्राम नहीं सर, वो अभी मेरे पास नहीं है, इसका PNID है अभी। होता है। ये आपने से पी मुझे मोटा-मोटा समझ में आ जाता है कि हाँ, आपने PNID मांगा था तो मैंने PNID एक्सेप्ट आउट किया था। हाँ, हम्म नहीं, वो PFD से ना मेरे को मोटा-मोटा ही समझ आ जाता है कि लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ हम्म बंद हो रही है और बीच-बीच में क्या है, समझ गया ना? हम्म हाँ, समझ। ये फ्लो ट्रांसमीटर है। तो फ्लो ट्रांसमीटर से देन इट इज़ गोइंग टू अदर लोकेशन क्रॉस कंट्री। अब ये देखिए, ये स्टैंड बाई रखा है, स्टैंड बाई से फिर हमारा अदर लोकेशंस में जा रहा है। अब अदर PNIDs देखते हैं। ये देखिए, अब ये सेम एरिया है जो हमने अभी बात की, जो लाइन फ़िल्टर होके गई, फ़िल्टर होके ये दूसरे जगह जा रही है। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये MOVs लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिकल आइसोलेट। रिसीविंग एंड पर है क्या? नहीं नहीं, ये पिग लॉन्चर है इन पे, डिस्पैच है इन पे। अच्छा, अभी इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में ही उसने फ़िल्टर और मास फ्लो मीटर बना दिया जहाँ से गैस आ रही है। तो ये देखिए, ये सीधा फिर, हाँ, उसके बाद है सर, ये देखिए IJ लग गया, IJ के बाद अंडरग्राउंड लग गया, अंडरग्राउंड से फिर ये जा रही है दूसरे लोकेशन। तो यहाँ पर हमारा पिक लॉन्चर लग जाएगा, जो कि पिकिंग करेगा इस लाइन को, अंडरग्राउंड लाइन को पूरी क्लीन करेगा। तो पिक लॉन्चर के ये बैरल। हाँ जी, बोलिए सर। अनिल जी, इसमें एक चीज बताइए मेरे को। अभी जैसे आपने PNID बनाया तो इसमें आपने उसका स्प्लिट काम का है, जैसे PFD का तो मोटा मोटी एक ही ड्राइंग बन जाता है मोटा मोटी, और PNID में आप कुछ ऐसा डिसाइड करते हो कि यहाँ से लेके इस पॉइंट तक मैं इस PNID 1 रखता हूँ, उसके बाद 2 रखता हूँ, उसके बाद 3, नहीं ऐसा सर, कुछ नॉर्म्स है या नहीं, वो मेरे ऊपर जितना पेपर पर आए? डिपेंड करते हैं एक पेपर अच्छा, में मेरा कितना आ जाए। देखिए भाई,
ऐसा कंजेस्टेड नहीं चाहिए पीएनआईडी कि एक में ही सब कुछ ला दूँ, मगर खुला खुला होना चाहिए। ये तो ऑटोकैड डिज़ाइनर पे रहता है डिपेंड, कि वो ला दे जितना इक्विपमेंट उसमें ला सके। मेरे लिए तो और आसान है, अगर पीएनआईडी कम रहेगी तो पेपर बचा लूँगा। बताएगा तो उसको इंजीनियर ही ना। हाँ बताएगा इंजीनियर। इंजीनियर ये है कि थोड़ा सिस्टमेटिक रहना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए पीएनआईडी, ऐसा नहीं कि पूरा हौच पौच कर दिया। समझ तो आया ना, एंट्री में सारी बत्तियां बुत्तियां बैठी उसमें। हाँ, कि कोई भी नोन पर्सन है, जैसे विजिटर है, उसको समझाना है, कोई भी बाहर से ऑडिट करने आया है, उसको समझ नहीं आ रही तो तुम क्या करोगे उसको समझा के। तो जैसे ये भी अगर आप ये इसमें इंस्ट्रूमेंट देखेंगे ना, तो इंस्ट्रूमेंट बहुत लगे हुए हैं। देखिए जूम इन कर रहा हूँ तो देखिए, तो ये पिग लॉन्चर है हमारा। जैसे आपने गेल का भी पिग लॉन्चर देखा होगा। जैसे यहाँ पर जाते हैं ना, ये सेक्टर 126 पे, वहाँ पे गेल का डिस्पैच स्टेशन लगा हुआ है। आप कभी भी मौका मिलता है ना तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। एसवी, यस यस यस, एसवी स्टेशन देख सकते हैं आप, है ना। तो वो एसवी स्टेशन आप खुद को देख सकते हैं कि कैसे क्या है। तो दिस इज़ पिग लॉन्चर। तो ये पिग लॉन्चर है। तो पिग लॉन्चर से ये पिकिंग करके ये गया है नेक्स्ट लाइन में। अब जहाँ जा रहा है वहाँ रिसीवर होगा, क्योंकि ये इतनी अंडरग्राउंड लाइन को पिकिंग करेगा, राइट सर। तो जैसा मैंने कल उस दिन बताया था, स्किन टाइप टीटी लगा है। यस, क्योंकि अंडरग्राउंड पाइप है, थर्मोवेल खा के तो देख नहीं सकते इसको, पाइप को जो वो गर्म होगा उसके हिसाब से ये देख सकते हैं इसको। बट पाइपिंग में तो हम थर्मोवेल लगा सकते हैं ना। हाँ लगा सकते हो सर, मगर अंडरग्राउंड में आप कैसे लगाओगे? अच्छा अभी जी एक चीज़ पूछना था, जैसे आपने पाइपिंग में आपने बोला था रिफाइनरी में, उसमें स्लोप एक बोला था पीएनआईडी में आप स्लोप शो करते हो। वो मेरा एक्चुअली छूट गया था पाइपिंग में बाद में। ये देखिए, इसमें भी एक स्लोप तो आ गया ना। ये रहा स्लोप सर। ये कहाँ से अंदर जा रहा है? ये ब्लो डाउन की लाइन है। ब्लो डाउन की लाइन में स्लोप दिया है, नो पॉकेट। अभी 1500 क्या आ रही है? ये 1 बाई 1500 mm है। इसका स्लोप का जैसे वो होता है ना, हाइट एंड ब्रेथ लेंथ, इसका जो हाइट रहेगा वो एक रहेगा, और 1500 mm इसका वो रहेगा लेंथ। पाइप का जो एंगल है ना मुड़ता है, जैसे मैं बता देता हूँ। ड्राइंग बना दो जो आप बनाते हो ना, उसी से समझ। ये देखिए, ये स्लोप से, राइट। तो जो पाइप होता है जो, हाँ सुनिए सर लाइन कौन सा जा रहा है मेरा? देख सुनिए, कोई भी लाइन जा रहा हो, इनकमिंग वाली लाइन, ऐसा नहीं है कि मैं इसी का एग्जांपल हूँ, कोई भी लाइन मेरा जा रहा है, तो इस पाइप को कितना बेंड करना है, मतलब कितना झुकाना है नीचे की साइड, तो वो डिपेंड करेगा इसका थीटा पे। तो थीटा क्या होता है, जैसे हमने बचपन में पढ़ा था, H/B। ये समझ नहीं आ रहा सर आपको? tan थीटा इज इक्वल्स टू H/B। तो यहाँ 1/1500 mm में जो थीटा की वैल्यू होती है वो 15 डिग्री होती है। अगर tan थीटा की वैल्यू निकालोगे ना, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/500, तो थीटा जो भी पाइप जो इंक्लाइंड होगा वो 15 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा। जैसे कोई भी हेडर पे अगर आप पाइप भी ले जाते हो ना, तो वो 15 डिग्री उसको झुकाएंगे, जिससे फ्री फ्लो हो, नो पॉकेट हो, कंडेंसेट नहीं हो कोई भी लिक्विड का। ये जो 15 डिग्री डाउन कर सकते हैं, मतलब एंगल जो है 15 डिग्री का लेंगे। यस 15 डिग्री फिक्स है, ये नॉर्म्स है हमारा। ये नॉर्म्स नहीं, वो डिपेंड करता है सर। कोई कभी 1/300 ले लेते हैं, वो एक प्रोसेस इंजीनियर का कॉल है कि एक कॉल की। हाँ ऐसा नॉर्म्स भी बोलता है, ऐसा नहीं है, मैं वो प्रोसेस इंजीनियर डिसाइड करता है कि नो पॉकेट्स में कितना क्या है, वो उसका कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। हाईली कैलकुलेशन है इसमें, आगे मैं पढ़ाऊँगा, टेंशन मत लीजिए। अच्छा ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है? हाँ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। अच्छा ये पाइपिंग में रिफाइनरी और पाइपलाइन में सेम है? सर नहीं सर, अलग अलग हो सकता है। वैसे ये 1/500 mm ले लेते हैं हम लोग थंब रूल्स के हिसाब से। अगर प्रॉपर अगर मेथोडोलॉजी सेम है, वहाँ भी अगर काउंट करना है तो इसी तरह से यस सर, मेथड सेम है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पाइपिंग
वो आपको पाइपिंग का ही, रिफाइनरीज का ही पढ़ा रहा हूँ। वो तो वहाँ आपकी। पर तो जैसे हम्म। पाइपलाइन में तो नीचे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होते, बट पाइपलाइन रिफाइनरी में तो रैक वगैरह होते हैं, यस जैसे यस, रैक में देना पड़ता है स्लोप, वरना आप ब्लो डाउन नहीं कर पाओगे पाइप को। तो रैक तो रैक में जब हम स्लोप देंगे तो रैक का जो पोजीशन आ रही है उसकी कंक्रीट की जिस पर रेस्ट कर रहा है वो, हम्म। उसको कैसे डिफाइन करते हैं कि इस पोजीशन पे ये देना है? ये जैसे लिखते हैं कि इस जैसे ये एलिवेशन हेडर, पे। जैसे ये हेडर बना, ये पूरा अपना रैक है, राइट। ये ऊपर हाइट है उसकी, ये मान लीजिए आप 4 mm, 4 मीटर फॉर ग्राउंड फिनिश, एफ लेवल, फिनिश लेवल, राइट। यहाँ पे पाइप बिठाना है आपको, लेट आपको ऑयल ब्लो डाउन का पाइप है, इस रैक पे लेके आना है। यहाँ पे हम, यहाँ पर अपना रहे कुछ बैंड वो रहते हैं, ये टाइप के रेस्टिंग पॉइंट्स, उसको अगर हमें इंक्लाइंड करना है तो यहाँ से ऊपर पाइप उठाते जाते हैं, फिर धीरे 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 डाउन करते चले जाते हैं। अब बोलिए, इसमें कुछ कंफ्यूजन की रिगार्डिंग? हाँ नहीं ठीक है, वो सेम है, रैक के ऊपर उठाना पड़ेगा। हाँ, और मेरे को एक चीज पूछना था, ब्लो डाउन आप किसको बोल रहे हो? ब्लो डाउन जैसे ऑयल वाटर है, जैसे क्लीनिंग शट डाउन लेना है तो कॉलम की क्लीनिंग कर देंगे। कॉलम की क्लीनिंग कैसे करेंगे हम लोग? स्टीम से, लो प्रेशर स्टीम से। तो उसका जो ब्लो डाउन रहेगा उसको तो ऐसे नहीं फेंक सकते हैं, तो ब्लो डाउन टैंक होता है, तो वो अलग लाइन से जाता है, उसका कचड़ा वचड़ा जो भी है ना, जो भी अनवांटेज वेस्ट है, तो उसको क्या है, स्लोपिंग देना पड़ता है, वरना क्या होगा, जो विस्कस फ्लूइड होगा वो रुक जाएगा यहीं पर, पाइप में ही रुक जाएगा, तो वो चॉकिंग मतलब वो और मेंटेनेंस का कॉस्ट बढ़ा देगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना सर? यस यस। नहीं क्लियर होगा तो आपसे पूछ लूंगा। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं सर, आप पूछिए, कोई इशू नहीं। आई एम रेडी टू आंसर यू। मेरे को अच्छा लगता है कि कम से कम मेरा वो एक्सपीरियंस काम आ रहा है, जो आप मेरे को कभी कभी ये ना रैक वे लगा, आप कमीशनिंग का एक्सपीरियंस दिखा, मतलब विजुअलाइजेशन करवा देते हैं कभी कभी जो मैंने किया है अपना। मैंने तो अभी चीज रैक और क्रॉस कंट्री का बहुत प्रोजेक्ट की बहुत ज्यादा। अच्छा इनफैक्ट अच्छा। जो रिलायंस J3 था ना, हम्म। उसमें भी था मेरे का जो उसमें जो पाइपिंग चलती है ना रैक के ऊपर, हम्म। टायर 1 टायर 2 टायर 3, हम्म। एक पाइपलाइन को आप ट्रेस करते करते ना पूरी क्रॉस कंट्री कर लो यस, एक पाइपलाइन। ऑब्वियसली सर, जो जो आदमी फील्ड में काम कर लेता है ना, उसको ये पाइपिंग पाइपिंग बहुत ईजिली समझ नहीं आ जाएगा, क्योंकि जो फील्ड में देख लेता है ना चीज़ को, रिएक्टर क्या है, डिस्टिलेशन कौन से बड़े बड़े, अभी तो मैंने आपको डिस्टिलेशन कॉलम नहीं दिखाया जहाँ पर मैं लेबर को भेज रहा हूँ नीचे फेंसिंग लगवाने के लिए। आपको फ्री टाइम में सब कुछ दिखाऊंगा, जैसे अभी एक स्टूडेंट्स को मैंने हमारे दिखा। जो हाँ जी सर, हाँ बोलिए बोलिए सर। हमारे मैं एक चीज शेयर करूँगा, हमारे पास एक इतना बड़ा टीम है, एक कंपनी है सिंगापुर की, हम्म। उसका 3500 टन का क्रेन था। अच्छा अच्छा। कॉलम को 110 मीटर का कॉलम था, डिस्टिलेशन कॉलम, उसका इरेक्शन करना था। हम्म। डिस्टिलेशन कॉलम का इरेक्शन करने से पहले क्रेन का इरेक्शन करना था, हम्म। और क्रेन को 20 फीट नीचे बोला गया, और कंक्रीटिंग की गई। उसके बाद क्रेन का इरेक्शन हुआ, और उसके बाद कॉलम का इरेक्शन हुआ। मतलब कॉलम का इरेक्शन इटसेल्फ वाज ऑलमोस्ट 3 मंथ। अच्छा अच्छा। और उसका जो टेम्पलेट बना था जहाँ पर उसको रेस्ट करना था कॉलम को नीचे, उसके फैब्रिकेशन में अपने ही उसमें 3 महीने लगा। तो रिफाइनरी तो डिफरेंट है, पाइपलाइन तो उतना ठीक है। पाइपलाइन मतलब ऐसा कुछ स्टेशन में छोटा मोटा होता है। हाँ, एसवी स्टेशन रहता है वहीं से। ठीक है, शेयर करने से क्या होता है ना, आपकी जो नॉलेज होती है ना वो बढ़ती है। लोग सोचते हैं कि नॉलेज घटती है, बट शेयर करने से हमेशा बढ़ती है। अब हम भी देखो इतना एक्सपीरियंस लेके आपसे सब सीख ही रहे हैं ना सर, धीरे। चलिए ठीक है। तो आपने देखा होगा नो नो पॉकेट मैंने लिखा था एक जगह। हाँ ये क्या जी, नो पॉकेट? नो पॉकेट मतलब जिसमें यू बैंड नहीं रहेगा ना, माने अगर यू बैंड बन गया, अगर सपोज ऐसे पाइप जा रहा है और ऐसा पाइप हो गया, क्या होगा, लिक्विड तो होल्ड अप रहेगा ना सर यहाँ पर। फर्स्ट कंडीशन इज पाइपलाइन की बात कर रहे हैं। पाइपलाइन की बात कर रहा हूँ, जब मैं ड्रेन करूँगा तो उसमें बैंड नहीं बने, यू बैंड नहीं बने कैसे भी। जैसे कोई कोई वो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना,
उसको जगह नहीं मिलती तो वो क्या करता है, ऐसे करके ऐसे ऊपर ले जाता है, ऐसे साइड पर एलिवेशन दे देता है उसमें, तो एक टाइप का यू बैंड ही बन जाएगा। तो पहले वर्टिकली नहीं बनना हाँ चाहिए, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टली बन सकता हाँ नहीं यू बैंड बनना ही नहीं चाहिए, आपको स्लोप देना है तो स्लोप देना है, जो उसमें मार्क कर दिया आपको स्लोप देना है, वो आपका फिर कॉल है, फिर आप यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। है। बट इसमें आनी चाहिए जो आप जैसे पाइपलाइन में तो वर्टिकली यू बेंड नहीं देना, बट हम्म जैसे रिफाइनरी में अगर आप देखोगे स्टील पाइपलाइन है तो हॉरिजॉन्टली यू बेंड बहुत सारे आते हैं उसमें, सर उसमें नो पॉकेट यू नहीं बेंड रह, आते हैं। नो पॉकेट्स नहीं रहते ना, ये तो ब्लो डाउन का ड्रेन है सर। वैसे तो हाँ नहीं ड्रेन तो वर्टिकल नहीं है। वो यू बैंड क्यों देते हैं, क्योंकि उसका प्रेशर ड्रॉप करने के लिए। और अलग अलग जगह वो आप देखे होंगे कुछ कुछ मीटर पे यू बैंड देते हैं, वो प्रेशर ड्रॉप करने के लिए, उसका प्रेशर इतना हाई होता है कि उसको ड्रॉप ही नहीं कर पाते, इसलिए उसको यू बैंड दे देते हैं। केमिकल इंजीनियर जब डिज़ाइन करता है ना तो उसको बैंड देना ही पड़ता है, क्योंकि स्टीम का जब इतना फास्ट प्रेशर आता है तो धीरे धीरे मिनिमाइज करता है, एकदम से मिनिमाइज नहीं कर पाएगा, वो सडनली नहीं कर पाएगा, तो उसको कुछ सेकेंड टाइम चाहिए उसको। तो एक तो ये होगा, दूसरा ये है नो स्टोरेज, जैसे मैंने बताया था, नो यू बैंड, ठीक है, जो स्टोरेज है वो नहीं रहना चाहिए। और एक और वर्ड आता है फ्री ड्रेनिंग, फ्री फ्री ड्रेनिंग उसका मतलब भी होता है नो पॉकेट, मतलब ग्रेविटी फ्लो, जैसे मैंने आपको बताया स्लोप देना है, ग्रेविटी से फ्लो होता है, उसको बोलते हैं फ्री ड्रेनिंग। बाय ग्रेविटी फ्लो ओके हो, तो स्लोप, स्लोप देते हैं। ओके स्लोप, स्लोप ये दो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये आपको कहीं भी मिल जाएगी। नो पॉकेट्स मतलब आपको लिक्विड को होल्ड नहीं करवाना है, इसका मतलब यही है, आपको स्लोप देना चाहे ही। गैस हो चाहे लिक्विड। यस, गैस में क्या होता है, कंडेंसेट बन जाता है, राइट, तो वो कंडेंसेट लिक्विड होल्ड करेगा, क्या होगा उसको, जो आगे की गैस है वो मूव नहीं करने देगा, तो उसको भी स्लोप देना पड़ता है, फिर पर्जिंग वेंटिंग करते रहो उसमें। अब देखिए सर, इसमें गैस डिटेक्टर लगाया है, एटी मीन्स गैस डिटेक्टर। ये तो स्टेशन में है ना। हाँ स्टेशन पिग लॉन्चर के पास, जिससे कि कोई भी गैस अगर लीकेज हुई तो ये गैस डिटेक्टर सिग्नल दे देगा कंट्रोल रूम में। बट इसका इंस्ट्रूमेंटेशन तो प्रॉपर नहीं दिखाया है गैस डिटेक्टर का। सर वो दिखाया नहीं, मतलब ये फील्ड पे ही गैस डिटेक्ट करेगा, अलार्म बजाएगा, सायरन बजा देगा, पों 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 बता देगा, तो उससे वो अलार्म मतलब फील्ड ऑपरेटर फिर बता देगा उसको। रिफाइनरीज में क्या रहता है, सिग्नल रहता है, यहाँ पर सरकारी है ना सर, अब आप देख लीजिए सरकारी कंपनी का एक एक एस बी स्टेशन में वो लोग कितनी मैन पावर वेस्ट करते हैं। एक जीएम रहेगा, एक उसका मैनेजर रहेगा, फिर वो इंजीनियर रहेगा, सीनियर इंजीनियर, फिर इंजीनियर रहेगा, फिर ऑपरेटर रहेगा, एक एसवी के लिए गेल। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने पुलिस ज्वाइन किया था 11 में 9 में, ठीक है। वहाँ पर हमारे को पारादीप रिफाइनरी का प्रोजेक्ट मिला था, आईओसी का रिफाइनरी था हमारा, टेक्निक हमारा पीएलसी, ठीक है। वो रिफाइनरी आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है, और उसके बाद मैंने 2012 में, सॉरी 2014 में रिलायंस का रिफाइनरी चालू किया और 3 साल में कंप्लीट करने के वो तो बाद सरकारी और प्राइवेट में तो मैं बहुत अच्छे से देखा है। अरे सर आप ये सोच रहे काम हो, नहीं करते ना घर में। अरे काम नहीं करते। मैं अभी मुंबई गया था ऐसे ही देखने के लिए, देखा कि जो ऑपरेटर है, ओनली एक ऑपरेटर रखा है एक वॉल को देखने के लिए, मैनुअल वॉल है, तो हमें बस ऐसे ही विजिट करना था, तो वॉल किया तो वो ऑपरेटर था नहीं। मैंने कहा कि कहाँ है, बोला खेती कर रहा है सर, खेत जब खेत जोत लेगा तब आएगा। मैंने कहा वाह यार, अच्छा डबल डबल काम कर रहा है। बोला सर इसमें, बोलता है इसमें करना क्या है सर, मैं अपना खेत देखते रहा हूँ, इसमें तो गैस फ्लो होती रहती है, मैं बस एक बार खोल लेता हूँ टाइमिंग सीक्वेंस से, 6 घंटे में एक बार खोलना पड़ता है। मैंने कहा वाह, सही चल रही है नौकरी। तो ये हाल है सर। ठीक है सर, ये देखिए जो ब्लो डाउन था ना, जो मैंने पीसीबी से जो ब्लो डाउन करवाया, ये देखिए, ये ब्लो डाउन सीधा जाते जाते एक 6 मीटर हाइट वेंटिंग में गया, जिसमें फ्लेम एडजस्टर लगा हुआ है।
जो फ्लेम को रोकेगा, और वेंट आउट कर दिया, जो एक सेफ लोकेशन में होना चाहिए। इसके भी नॉर्म्स है कि वेंटिंग का ये जो रेडियस है वो 5 मीटर तक रहना चाहिए, ये पिग लॉन्चर नहीं आना चाहिए उसमें। एरिया एकदम 5 मीटर से कोई फ्री फॉर हज़ार्ड होना चाहिए, और सेफ लोकेशन 6 मीटर हाइट होनी चाहिए इसकी मिनिमम। अब आप देखें, एक हाँ क्वेश्चन बनता है, बोलिए बोलिए सर। एक क्वेश्चन बनता है अनिल जी। हम्म अभी जो आपने स्लोप दिया है, चाहे पाइपलाइन, अगर मैं दोनों को मिक्स कर रहा हूँ, पाइपलाइन और रिफाइन, तो इसमें जैसे स्लोप जो हमारा है मेनली पाइपिंग में यूज करते हैं, और क्रॉस कंट्री में हम सैग ओवर करते हैं, सैग ओवर क्रॉस कंट्री में इन बिटवीन तो हम स्लोप नहीं यूज करते नहीं। अनलेस वो प्रोफाइल के स्लोप। अब देखिए, एक मिनट में आपके पॉइंट पे आ रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ से स्लोप आया पाइप का, देखना अभी आप सर, यहाँ से स्लोप आया, स्लोप आता रहा, ठीक है। जो भी कंडेंसर लिक्विड होगा वो यहाँ तक रहेगा ट्रैप, राइट। इतना क्लियर है आपको। अब देखिए सर, नीचे जो लगा है ना पर्ज वेंट, तो ये क्या करेगा, जितना भी लिक्विड अगर कंडेंस हुआ होगा यहाँ पर, तो ये मैनुअली खोल सकता है, तो मैनुअली खोल के उसे पर्जिंग कर सकता है, और सीधा अगर हाई प्रेशर होगा तो उड़ ही जाएगा। अगर पर्जिंग उसको लेना होगा कि अगर यहाँ पर कुछ भी कंडेंसेट होगा, तो उसके लिए ये वॉल्व भी दे रखा है, तो वहाँ से भी पर्जिंग कर सकता है, मतलब निकाल सकता है उस लिक्विड को। तो ये प्रोविज़न देते हैं। क्रॉस कंट्री पाइपलाइन में जो स्लोप है हम स्टेशन में रखेंगे, बीच में नहीं पाइपलाइन में। नहीं, बीच में नहीं रख सकते सर। पिग लॉन्चर और पिग रिसीवर के एंड पे ही रख सकते हैं। आईजे टू आईजे नहीं रख सकते। नहीं उसके बाहर ही रख सकते, क्योंकि सर उसमें तो क्रॉस कंट्री है ना, वो तो घरों से जा रही है, किसी मोहल्ले से जा रही है, अंडरग्राउंड पाइप हाईवे से जा रही है, कभी चैनल से जा रही है, कभी रेलवे ट्रैक से नीचे जा रही है, तो इतना रिस्क नहीं ले सकते ना सर। उसका एलिवेशन प्रोफाइल ही अलग रहता है। तो नेक्स्ट PNID में बनते हैं। तो ये तो पिग रिसीवर की बात होगी। अब देखिए, ये पिग रिसीवर में आ रहा है, IJ to IJ, ये फिर मोटर ऑपरेटर वॉल हुआ, फिर सीधा हमारा पिग रिसीवर में आ गया। ये रहा पिग रिसीवर, यहाँ पर बैरल हाँ, दोनों जगह टर्मिनल है। तो पिग रिसीवर से आया, पिगिंग जो भी है, जो खोल के बैरल खोल के वो जेट लगा के वो सब कचरा वचरा निकाल लेगा बाहर, जो भी उसमें पाइपिंग में फंसा रहेगा। फिर उसके बाद ये लाइन चलेगी आगे। अब ये लाइन चले गई इसको आगे मतलब दूसरे, जैसे कि विजयवाड़ा है, विजयवाड़ा से सीधा फरीदाबाद लेके जाना है लाइन, तो ये लाइन को ये वॉल बंद कर देगा, ये वॉल खोल देगा, ये वाला वॉल खोल के सीधा हमारा चले जाएगा दूसरी जगह बास्केट फ़िल्टर। अब फिर से लाइन को क्लीन करेगा, उसके बाद फिर लाइन को क्लीन करने के बाद फिर से उसको गैस नापेगा कि कितनी गैस है। सर देखिए, ये मैंने आपको बताया था 15 किलोमीटर है लाइन, राइट। अब वहाँ से उसने क्लीन कर दी, राइट। इसको उस पर विश्वास नहीं है सर, कोई अपने सिर के ऊपर नहीं लेना चाहता है कि भाई वहाँ से तो हो गई, कोई दिक्कत नहीं, मगर तभी भी हम इंश्योरेंस दिलाएंगे। कहीं अगर पार्टिकल्स पाया गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ये जो भेज रहा है गैस, इसके पूरी बात आ जाएगी इसके ऊपर। वो अगर बाईपास भी कर देता है, अगर फिल्टर को बाईपास कर देगा, तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट। तो उसको सेफ रखने के लिए वो सब दोनों चीज़ रखेगा, बास्केट फ़िल्टर भी रखेगा, और क्रॉस चेक करने के लिए जैसे हम लोग सिलेंडर लेते हैं ना सर, जैसे सिलेंडर वाला आता है तो वेट अपने क्रॉस चेक करने के लिए वेटिंग मशीन रखते हैं, तो उसी टाइप का वो वजन तोलते हैं। हाँ भैया ठीक है, अब तूने चोरी नहीं की गैस, तो ऐसे ही उसको भी ट्रैक करने के लिए, भाई तूने चोरी तो नहीं की, तू जो दे रहा है पेपर में लिख रहा है वो सही है कि नहीं है, तो उसके लिए भी फुल कंपोजिशन से उसको ये देखिए, ये सर ये बास्केट फ़िल्टर भी लगाया है और मास फ्लो मीटर भी लगाया है।
मास फ्लो मीटर के बाद उसने अपना FCV लगाया जो कि फ़्लो कंट्रोल करेगा, सेट पॉइंट देगा कि इतना फ़्लो में मेरा जाना चाहिए। फिर PCV लगाया, प्रेशर अगर कम कम जैसे इसमें क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है प्रेशर कम करके देना है, तो प्रेशर कम करके उसने दूसरी जगह भेज दिया टू पंप सेक्शन। वो दूसरा ज़्यादा क्लाइंट जाने कि क्या होगा। ठीक है सर। इसका प्रेशर कितना है जी लाइन का, ऑपरेटिंग प्रेशर? सर वो तो मैंने हाइड कर दिया कि अगर होगा तो फिर इसी में लिखा है, जैसे PID में लिखा है डिज़ाइन प्रेशर 49 है, ऑपरेटिंग प्रेशर आप दे सकते हैं 17, 20, 23। तो ये तो फिल्टर यूज रहा, फ्लो मीटर यूज रहा है एक हाँ एक जगह। तो ये तो छोटी सी PNID रह गई। फिर यही आगे कैरी फॉरवर्ड हुई है पंप सेक्शन के बाद। तो ये आपको दिख रहा होगा इंटरलिंक है। तो वही PCV के बाद फिर FCV लगा, फिर से वो ये दूसरा स्ट्रीम है जो एग्जिस्टिंग है उसके पास था, तो दो स्ट्रीम को मिलाना था बेसिकली। तो दो स्ट्रीम का डेंसिटी एक ही था मगर प्रेशर अलग था, तो उसको सेम प्रेशर पे मिला सकते हैं। अगर डिफरेंट प्रेशर पे होगा तो हायर प्रेशर वाला चला जाएगा, राइट। हाँ, तो उसको सेम प्रेशर रखने पे फिर दोनों का ब्लेंडिंग करके फिर दोनों जाता था। तो इसमें जो प्रेशर रिडक्शन लगाया होगा। हाँ PCV लगाया ना सर, ये रहा PCV। एक सेट पॉइंट 17 है तो 17 पॉइंट पे उसका प्रेशर रिडक्शन करके आगे बढ़ाते हैं। ठीक है सर। ये तो हाँ जी बोलिए। बताइए जैसे प्रेशर कंट्रोल वाला है या ये सब चीज़ का जो इक्विपमेंट है, इसको आप कवर करेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले करेंगे, खाली फंक्शन इसका क्या है? देखिए सर, हम IPDS बता दूंगा आपको कि कैसा क्या है, ठीक है, कंट्रोल वॉल का कि कैसे क्या बनता है। डिटेलिंग इंस्ट्रूमेंटेशन कवर करेगा इसको, कैसे क्या होता है। मेरे को फंक्शनिंग समझ नहीं है मेरे को। हाँ, तो फंक्शनिंग उसका पूरा डिटेलिंग इंस्ट्रूमेंटेशन के कंट्रोल में रहता है। हम लोग ऊपर से आप बताएं। हाँ, ऊपर से कौन सा टाइप लगेगा, क्या टाइप लगेगा, वो हम लोग देते हैं डिटेल। और उसके अंदर जाना है, CV वैल्यू कैसे क्या होता है, कौन सा MOC कंपेटेबल रहता है, उसके अंदर भी क्लॉज है। तो वो आपको हाँ, वो आपको इंस्ट्रूमेंटेशन ही बेटर बता पाएगा, डिटेलिंग। तभी तो बोलते प्रोसेस राजा होता है, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत सबका नॉलेज रहता है, इसलिए वो कमांडिंग लीडिंग रोल में रहता है। उसने अगर काम रोक दिया तो फिर बैठे रह जाते सारे डिपार्टमेंट। उनको लीडिंग आपसे मिलती है, प्रोसेस हाँ, से लीड मिलेगी ना, बाकी डिसीजन बताएंगे तो हम कि कौन सा कितने इंच का पाइपलाइन लगेगा। अभी मैं PDS में बताने वाला हूँ आपको, मगर आप मेरे को मूव नहीं देने दे रहे, मतलब स्पेस नहीं दे रहे मैं आगे बढ़ूँ। आगे बढ़े सर अब। ठीक है। अब इसका एक काम करना नहीं जी, इसका खाली मेरे को एक PFD दे देना, वो मैं अपना आपको रिलेट करूँ। हाँ, ये इसका इसी का PFD दिया ये सारा आपको, कल इसी का PFD दिया है आपको। नहीं, PFD नहीं, प्रोसेस फ्लो डायग्राम। ठीक है सर, मैं देख के दे दूंगा कल, है ना, समझ गए ना, ताकि मैं जस्ट कोरिलेट कर लूंगा। मेरे को पूरा डिटेल में नहीं जाना उसमें, कहाँ क्या है, क्या इंस्ट्रूमेंटेशन उसका PID बना है। ठीक है सर, ठीक है, ओके। अब देखिए सर, हम लोग अभी आप यूटिलिटी का हाँ बताइए। यूटिलिटी फ्लो डायग्राम तो हमने कवर कर दिया था ना। एक 5 मिनट लगा के उसे एक्सप्लेन कर दीजिए, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एक्सप्लेन करोगे तो फिर मेरे माइंड में बैठ जाएगा वो। सर ऐसे फिर मैं चैप्टर नहीं कंप्लीट करवा पाऊंगा आपका कोर्स। कोई बात नहीं, उसके बाद तो स्लो चलेगा ना। नहीं सर, उसके बाद तो मतलब आपका कैलकुलेशन पार्ट आज मेरे को कवर करना था कैसे भी। ये देखिए, ये रहा UFD, यूटिलिटी फ्लो डायग्राम। तो सर्विस एयर है, आउटसाइड बैटरी लिमिट है, तो वहाँ से टैपिंग लेके, ठीक है। तो फ्लो डायग्राम मतलब स्ट्रीम नंबर दिखा रहा है, ये अपना उसका प्रेशर दिखा रहा है, ये टेम्परेचर दिखा रहा है। तो यहाँ से जो लाइन गई ये उसकी यूटिलिटी स्टेशन पे चलेगी। बस लाइन कहाँ से आई, वहाँ से आई, फ्लो दिखा रहा है बस, ओनली फ्लो, कि कौन सा क्या फ्लो है, वो कहाँ से क्या जा रहा है वो दिखा रहा है। तो ऐसे इसका कितना प्रेशर है। हाँ बोलिए। अच्छा एक मिनट, ये यूटिलिटी फ्लो डायग्राम है, ओके।
इसका यूटिलिटी पीएनआईडी भी बनता है यूटिलिटी का सेपरेट या उसी में कंबाइन कर? नहीं नहीं नहीं, उसका सेपरेट पीएनआईडी बनता है डिस्ट्रीब्यूशन का। इंटरकनेक्टिंग होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहता है। अच्छा, तो वो भी कवर करेंगे आप? हाँ हाँ सर, यस सर कवर करेंगे। अभी मैं यूटिलिटी सेक्शन पे अभी एक्सप्लेन कर दिए इसको। हाँ, अभी क्या यूएफडी पे ही आया हूँ मैं। तो ऐसे इसमें सर जैसे प्रोसेस फ्लो डायग्राम में रहता है ना, वैसे इसका स्ट्रीमलाइन है। जैसे इसका आउटसाइड बैटरी लिमिट कहाँ से इसका बैटरी लिमिट है, जैसे कि दूसरे का भी देखते हैं हम। तो जैसे इसका भी इंस्ट्रूमेंट आउटसाइड बैटरी लिमिट है, तो इस पाइप का फ्लो कितना है, कितना क्या कंपोजिशन है, क्या है उसमें है, वो डिफाइन करती है कहाँ से कहाँ जा रहा है, कंट्रोल वॉल में जा रहा है। तो ये यूटिलिटी फ्लो डायग्राम में ही हमें डिटेल मिलती है कि सपोज़ कोई बोलेगा कि इस लाइन का प्रेशर कितना है, इसका टेम्परेचर कितना है, तो वो आपको यूटिलिटी फ्लो डायग्राम को रेफर करना पड़ेगा। यूटिलिटी से रिलेटेड? यस जो आपने शुरू में बताया था यूटिलिटी, यस पानी है, स्टीम है, वाटर है, बॉयलर वाटर है, वो सब। यस सर। अच्छा, नीचे आपने सब इसका दे दिया। यस सर। स्टीम के रिलेटेड। यस सर, ठीक है। अब इसका एक आइटम, एक यूटिलिटी का पीएनआईडी दिखा दीजिए। सर अभी मेरे पास है नहीं, मेरे पास होगा फिर आपको मैं दे दूँगा। उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहता है, तो वो आपको कोई मतलब हेडेक लेने का ज़रूरत नहीं है, वो अदर पार्ट है। यूटिलिटी का मैकेनिकल इंजीनियर है ना, वो अपने हिसाब से करता रहता है। इंटरकनेक्टिंग भी है, पाइपिंग में आ जाता है वो बेसिकली। जो इंटरकनेक्टिंग है जॉब्स, जो इंटरकनेक्टिंग जो पीएनआईडीज बनता है ना। यस, इंटरकनेक्टिंग किसको बोलते हैं आप? हाँ मैं बता देता हूँ आपको, बेसिक दे रहा हूँ। ये पाइपिंग वाला ही करवाएगा आपको। इसका 2 डायग्राम बनता है इंटरकनेक्ट। आवाज पीछे से बास आ रही है, धमधम हो रहा है। यस सर, यहाँ पर वो माता, अब आपको पता ही तो है, हाँ। 9 दुर्गा स्टार्ट होने वाली है। अरे वाह। हाँ, तो लोग अपने अपने फॉर्म में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर बंगाली ज़्यादा है। इंटरकनेक्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके। तो ये दोनों, ये जो इंटरकनेक्टिंग है वो पाइपिंग वाला बना के देगा। इंटरकनेक्टिंग कैसे होता है कि पाइप है, सपोज़ आपका ये लेआउट है, ये प्लॉट प्लान जिसको बोलते हैं पाइप, ठीक है। यहाँ आपका मेन प्लान, ये टैंक फॉर्म एरिया हो गया, टैंक फॉर्म एरिया, ये आपका मेन प्लांट है। ये सपोज़ यहाँ पर आपका डीसीएस सिस्टम है, यहाँ पर आपका बॉयलर रखा है, यहाँ पर आपका फ्लेयर है, इसमें ईटीपी रखा है। सपोज करो उसको पानी की लाइन ले जानी है, ये आपका रैक है, ठीक है सर। अब उसको रैक पे लाइन ले जानी है, तो वो कैसे लेके जाएगा? ड्रिंकिंग वाटर की, पानी पीने की। तो उसको रैक को क्या करेगा, वो पाइप पे लेके जाएगा यहाँ पर, जहाँ से मेन सप्लाई रहेगी। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर यहाँ है, तो उसका डायग्राम बनाएगा, यहाँ से टैपिंग देगा। जैसे लेट 6 इंच की लाइन दे दी उसने, यहाँ पे लिख लिया ड्रिंकिंग वाटर। एक कॉमन हेडर बनाया उसने, यहाँ पर कॉमन हेडर बना के वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, टैपिंग दे के यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। दिस इज़ इंटरकनेक्टिंग। तो ये क्या रहता है, जब कमीशनिंग टीम करती है ना, तो उसको पता पड़ता है कि कहाँ का पाइप जाएगा, कौन सा मेन हेडर रहेगा, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। रुकिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, आप ऐसे नहीं मानेंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ। एक बार देख लेते हैं कि कहाँ होगा, क्योंकि आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा। वो क्या पाइपिंग के स्कोप में रहता है। मैं अगर आपको करवा दे दूँ ना, मैं बता दूंगा, मगर डेट इज़ नॉट माई स्कोप। पाइपिंग वाला बना के देगा। ये इंटरकनेक्टिंग है। हाँ, इंटरकनेक्टिंग डायग्राम।
इंटरकनेक्टिंग, देखिए मैं इंटरकनेक्टिंग इंटरकनेक्टिंग कहाँ गया? ये देखिए, दिखाई दे रहा है सर? हाँ, दिस इज इंटरकनेक्टिंग बहुत दैट। छोटा है। हाँ मैं जूम कर दूंगा, रुकिए मैं पहले इसको गेट बंद कर देता हूँ सो दैट आपको आवाज़ नहीं आएगा। हाँ, पीछे से थोड़ी आवाज आ रही है, वो म्यूजिक सिस्टम वाईफाई बन रहा है। हाँ हाँ, मैं गेट बंद कर दिया, अब तो कम आ रही होगी। देखिए सर, ये इंटरकनेक्टिंग है। अब ये आपको पाइपिंग वाला बंदा बना के देगा। ये ये पाइपिंग, रैक के ऊपर ही चलेगा। हाँ ये रैक के ऊपर देखिए, नाइट्रोजन का हेडर है। नाइट्रोजन का हेडर की कितनी लाइन साइज है? 6 इंच है। 6 इंच से मेन हेडर है, मेन हेडर से फिर कहाँ का टैपिंग गई वो दिखाएगा, शो करेगा। जैसे जैसे एक दिखा देता हूँ मैं आपको, ये मेन हेडर आ गया, मेन हेडर से कहाँ का टैपिंग जाएगी, ये देखिए पीपी एरिया, पीपी यूनिट, उसका यूनिट का नाम है। ये देखिए पीडीएच यूनिट, क्लोज ड्रेन सिस्टम यूनिट, प्रोपलीन स्टोरेज यूनिट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट, ये ड्रिंकिंग मतलब डीएम वाटर, फ्लेयर सिस्टम, कहाँ कहाँ जाएगा वो सब दिखाएगा। तो ये बेसिकली यूनिट इसमें इसने कॉमन रखा है, जो यूटिलिटी को हाँ ऑल यूनिट कॉमन रखा है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट। ये क्या है, बेसिकली कमीशनिंग टीम को हेल्पफुल रहता है कि पाइप को कैसे ले जाना है, कहाँ कहाँ ले जाना है, राइट। तो ये पाइपिंग का स्कोप रहता है सर। पाइपिंग का कोर्स करेंगे तो वो डिटेल में पढ़ा देगा आपको। इसका फोटो भेज देना है कि इंटरकनेक्टिंग किए हुए है। सर आप स्क्रीनशॉट ले लो अभी, इसका क्या है फिर। स्क्रीनशॉट उठा हाँ ये थोड़ा क्या, सा ऊपर करो। एक सेकेंड इसका था, शॉर्ट कर दूँ वरना ये मैं हाइड हाइड ये हाइड करके ना आपको दे ये दूँगा। वाला शेयर, इंटरकनेक्टिंग तो शेयर करोगे ना? हाँ ये मैं ये वाला ट्रेड इसकी स्क्रीनशॉट करके दे दूँगा आपको, क्योंकि इसमें नाम है ना कंपनी का। पर ये समझ नहीं आ रहा है, तो बहुत छोटा लिख रहा हाँ मैं भेज दूँगा सर, डोंट वरी। रुकिए, आपको आपको अभी हूँ। आप थोड़ा बड़ा करके, एक सेकेंड रुकिए 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 सर, रुकिए 2 मिनट होल्ड करिए। ये जिसने बनाया है उसको थोड़ा सा ना बेटर बना सकते अब सर टेक्नीमॉन्ट का प्रोजेक्ट है। ठीक है सर, अब तो आपको, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है इसको भेजने में भी। नीचे लिख देना यूटिलिटी इंटरकनेक्टिंग, ऐसा लिख देना। हाँ वो मैं लिख दूँगा सर, थोड़ा विजुअल रहेगा। आप मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं हाइड करके ना आपको वही PNID भेज दूँगा, ठीक है, डोंट वरी। इसलिए इंटरकनेक्टिंग दिस इज़ इंटरकनेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है, होगा तो मैं आपको भेज देता हूँ उसको, ठीक है। तो ये स्कोप है, अब वो अपना हमारा इंटरकनेक्टिंग का बेसिकली पाइपिंग वाला बंदा देख के देता है। इसका मेन पाइप PNID में नहीं रखते। नहीं नहीं सर, नहीं सर, PNID नहीं रखते इसका। इसका बस इंटरकनेक्टिंग डायग्राम बना के वो हैंड ओवर दे देते हैं पाइपिंग का। ये पाइपिंग वाला बना के देगा उसको कि क्या कहाँ रैक लगेगा कि। हाँ बोलिए सर। इंटीग्रेट तो करते हैं ना उसके साथ, डेटा डील के साथ। हाँ PNID में दिखा देंगे ना, उसका रेफरेंस दे देंगे कि इस रेफरेंस से जा रहा है। रुकिए आपको यूटिलिटी भी देख लेता हूँ एक बार, शायद होगा तो आपको दिखाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, आपको और क्लियरिटी हो जाएगा ना। एक चीज क्लियर होगी तो फिर उसमें ना बाद में इजी रहता है इंटरव्यू का। ये भी इंटरकनेक्टिंग है क्या? इंटरकनेक्टिंग है। एक डिस्ट्रीब्यूशन का मिला है।
ये देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन का है। ये बेसिकली आपको कोई भी कोर्स में नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि ये पार्ट ही नहीं है, तो वो टच ही नहीं करेगा इसको। वो तो मेरे पास रखा है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। अब देखना इंटरकनेक्टिंग का जो है ना, वो रेफरेंस दे देगा। ये कहाँ से आ रहा है, इंटरकनेक्टिंग का PNID का नंबर दे देगा। ये अंडरग्राउंड जा रहा है, बरीड है पूरा पाइप, कूलिंग वाटर सप्लाई और कूलिंग वाटर रिटर्न। तो उसी में जहाँ पर एरिया रहेगा, उसी वहीं पर ये PP एरिया रहेगा, वहाँ से सप्लाई किया, वहाँ से रिटर्न कर दिया, इसी में जॉइंट कर दिया। सेपरेट हेडर बनेगा, इसलिए वो ये वाला मार्क दिखाया। ऐसी ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी ना सर, वो सब इसमें डिफाइन करेगा। प्लांट के अंदर भी लिखा है कौन से एक्सचेंजर में जाएगा, कहाँ जाएगा। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। थोड़ा बड़ा करना नीचे वाला। अच्छा, खाली प्लांट से रूट कर दिया इसने। हाँ बस, लाइनिंग वगैरह के पाइप प्लांट से रूट कर दिया। हाँ, बाकी प्लांट में इन प्लांट पाइपिंग जो यूटिलिटी है वो इसमें। यस सर। तो मोर सेम ही है, इंटरकनेक्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ बस इसमें थोड़ा डिटेल दिखा देते हैं। ठीक है सर। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब आगे बढ़े सर, अगर इजाज़त हो तो, क्योंकि सर ये आउट ऑफ सिलेबस चला गया मैं। अगर आपका एक दो दिन ऊपर लगता है ना, आप मेरे को ओपनली बोलना, ठीक है, तो आई विल पे फॉर। नहीं सर, कोई इशू नहीं है उसमें। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि सर ये मेरे को नहीं कराना चाहिए, नहीं जो देखिए सर, मैं जब क्लास चलती है ना, तो फिर उसमें बीच में रोक नहीं सकते। नहीं, मेरे को लगा कि आपको क्लियर करना है तो कर दिया। क्योंकि इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें जनरली प्रोजेक्ट पे वो ध्यान नहीं देते वो लोग। नहीं, कभी आपको लगेगा ना कि यार ये तो इस बंदे ने बताया था, तो वहाँ पर मेरे को याद कर लोगे, बस मेरे लिए वही बहुत रहेगा। यार ये तो मेरे को उन्होंने बताया था, ऐसे ऐसे होता है। तो उस टाइम पे पाइपिंग वाले को भी बोलेगा, तुम्हें नहीं आता, मैं बताता हूँ। तो जब ये वर्डिंग रहेंगे ना आपको, तो मैं मतलब समझ जाना आपका, मतलब मेरा टास्क पूरा हो गया। जो मेरा नॉलेज शेयरिंग था, तो वो आप मेरा कंप्लीट हो गया। जब ऐसी वर्डिंग आपकी रहेगी, तो मैं नहीं आता, अब मैं मेरे से सुनो, ये सब चीज़ रहती है, तो फिर वो अलग ही होगा सर। आप मेरे को याद करोगे, वही मेरे लिए बहुत हो जाएगा। तो अभी मैंने रिसेंटली दिखाया था ना बंदे को IITs की फ़ोटो अपनी, तो बोला सर आप तो बहुत कमज़ोर हो इसमें। मैंने कहा यही होता है, जब कॉलेज की लाइफ में होते हैं तो ऐसे ही रहते हैं। तो ये मेरा ओल्ड IITs का फ़ोटोज़ था, तो मैंने अभी उसको शेयर किया। मैंने कहा क्लासरूम कैसी क्या रहती है। मैंने कहा सब ऐसा नहीं है कि क्लासरूम तुम्हें इतना वो ले मिलेगा। तो वो सब उसको दिखाया, तो उसको लगा कि सर वाह सर ये सब क्लासरूम रहता है, तो उसको पता है। तो वो मोटिवेट हुआ कि सर नहीं सर अच्छा है। मैंने कहा एक जो IITs की टी-शर्ट होती है ना, उसी को पहन के टेम्पो में चले जाना, और टेम्पो से सीधा घर पे उतरना। घर की स्ट्रीट में जब जाओगे ना, वो उसका टाइमिंग रहता है 10 मिनट। जैसी अगर टाइमिंग 10 मिनट के अंदर में आपके जो पड़ोसी है ना, आपको वो शर्ट को देखे, टी-शर्ट को देख के ही कुछ ना कुछ सलूट दे रहे होंगे अपने ढाईडर में, यार तो IIT वाला बंदा है, इस जगह रहता है। उसको घर याद आ जाएगा कि यार ये IIT वाला बंदा है, इस जगह रहता है। तो वो आज के ज़माने में, मतलब आज की जगह स्टेटस बन गया वो। तो मैंने कहा अगर पढ़ना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि वो नहीं देखेगा मर्सिडीज से उतरा है, BMW से उतरा है या उससे उतरा है। भाई जब वो टैग लग गया ना, तो मतलब तुम अपने आप में ही ऑडी BMW हो, है ना। हाँ, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, तुम अपने आप में ही BMW बन गए, यही याद रख लेना। अभी मेरा ब्रदर बोलता तो है, बोला भैया मैंने ड्रॉप ले लिया, अब मैं सिंगापुर में हूँ, आप यहाँ पर पड़े हुए हो। बस ये डिफरेंस है। वो भी IIT BHU से पास आउट है ना,
तो वो अच्छा। बहुत चिढ़ाता रहता है, भैया देखो आप क्या इतना कमा रहे हो, मेरा डॉलर में सैलरी आ रहा है 24 लाख रुपए पर मंथ आ रहा है, आपका कितना आ रहा है मैंने कहा ठीक है, कोई को तो गुरु बनना पड़ेगा ना आगे यस, जरूरी है। हाँ, तो ये था सर। तो आपके भी डॉटर्स रहेंगे सर? है आपके भी ग्रैंडफादर तो बन गए होंगे सर? ग्रैंडफादर। आपके भी बेटे हैं ना सर? कितने हैं बेटे हैं? हाँ नहीं, मेरा एक बेटा है, वो तो जॉब करते हैं। अच्छा एक अच्छा। बेटी है मेरी 12th। अच्छा अच्छा, मतलब आपका 12th में ही है अभी? ओके। और बेटा कहाँ जॉब करता है सर? बेटा मेरा उसने बीसीए किया था, इससे एमआईटी से। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तो भी है। उसमें कंपनी अभी 1 साल ही हुआ उसको जॉब करते हुए। उसमें एक्चुअली कंपनी का मेरा ध्यान नहीं आ रहा, बताओ पड़ रहा। इसमें ये लोग तो क्या करते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के जो आईएम वाले हैं वो सब अब्सॉर्ब हो जाते हैं। ये आईएम वगैरह हुआ, या जो फॉरेन की यूनिवर्सिटी है आपका, उसमें तो वो सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसमें जो थर्ड रैंक वाले हैं ना, जो जिनको एमबीए करना है फॉरेन से, जैसे आपको ऑस्ट्रेलिया से एमबीए करना है सिंगापुर से, उसमें आपका रैंकिंग है नहीं, तो वो लोगों ने कितना टाई अप किया हुआ बहुत सारी यूनिवर्सिटी से। अच्छा अच्छा 25 यूनिवर्सिटी है। अच्छा तो अच्छा। उसमें क्या करते हैं, वो एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको एडवाइस कर देते हैं कि आप यहाँ पर ले सकते हैं। ओके। एंड वंस वो एग्री करता है, जो भी पार्टिसिपेंट है, अगर वो एग्री करता है तो उसका इमिग्रेशन से लेके पूरा वहाँ पर सेटअप, ओके, चलो सर अच्छा ही एडवाइसिंग से लेकर पूरा एग्जीक्यूशन, ठीक है। मतलब मैं अगर शॉर्ट बोलूँ, आपका स्ट्रगल ख़त्म हो गया अगर शॉर्ट में अगर बोलूँ तो मतलब आपने जो मेहनत किया था अपने बच्चों के लिए, वो आपका ख़त्म हो गया, आपने फ़र्ज़ निभा दिया जितना आप कर सकते थे। नाउ मतलब वो अपने फिट पे ऊपर खड़ा है, तो ठीक है, देन बच्चों को पढ़ा लिखा दिया। अभी बच्चा बोलता है कि बाहर से आईएम करना है, एमबीए करना है, ठीक है, कर लो उसको कुछ। बेटी को उसने वो करना है साइकोलॉजी में, अच्छा पीएचडी, अच्छा तो अच्छा। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ चलो जाएगा इस बार। ठीक है सर, आपने जो मेहनत किया था बाकी ठीक, वो तो कवर हो ही गया एटलीस्ट। अब उससे हाँ से आपका स्ट्रगल ख़त्म हो गया जो आपका था। वही है, वही बाकी ठीक तो है बात। सर। चलो सर पॉइंट पे कम टू द आवर पॉइंट यस यस, अभी क्या कवर करेंगे जी? सर अभी कवर करते हैं जो मैंने आपको बताया था, इक्विपमेंट लिस्ट कैसे पैचिंग करते हैं, डाटा को निकालते कैसे हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। पीएनआईडी से। हाँ, PNID से कैसे पैचिंग करते हैं, जैसे कि मैंने आपको PNID दी थी, राइट सर? जो उसी से मैं पैचिंग करना सिखाऊंगा, क्योंकि आपको मैंने शेयर किया है अभी क्रॉस कंट्री की, मैंने आपको PNID दी थी, अभी बताया था ना, रिप्रेजेंट किया था सर। यस ये वाला देखिए, इसी की इसलिए दी थी कि इसी का PDF इसलिए दिया सो दैट आपको इजीली समझ में भी आ जाए। अब देखिए सर, ये मेरे पास PNID है, राइट? अब मेरे को डाटा पैचिंग करना है इसमें से। जैसे पहला मेरा लिस्ट आता है बास्केट फिल्टर। अब इसका टैग नंबर मैं कहाँ से देखूँगा? PNID से। तो मैं PNID पे जाता हूँ, PNID पे बास्केट फिल्टर का टैग नंबर क्या है, टैग नंबर आपको ऊपर मिलेगा। अगर मैं जूम करूँगा ना सर, ये देखिए, ये पूरा पैरामीटर्स मिला है। टैग नंबर क्या है? 1001 ANB, तो उसमें लिख दूँगा। दो लगाया क्या? दो लगाया क्या? हाँ, 2 लगाया है, एक वर्किंग एक स्पेयर, एक स्टैंड बाई। दूसरा रहता है बास्केट फ़िल्टर, उसमें लिखा है टैग क्या है, बास्केट फ़िल्टर। देखिए सर, ऑल डाटा मिल रहा है। दूसरा क्या लिखा है? लोकेशन उसका जो प्लांट का लोकेशन है वो लिख दिया, EIPL एरिया। तीसरा क्या लिखा है? ऑपरेशन, मतलब एक ऑपरेटिंग रहेगा, एक स्टैंड बाई रहेगा, एक स्पेयर रहेगा, राइट सर? इतना क्लियर है? आपको बनाना नहीं है आप। इसको रिडंडेंट या हाँ, अंडरस्टैंड। इसका बताइए, इसको इसी को आप रिडंडेंसी बोलते हैं ना, बास्केट फिल्टर में 2 ले लिया आपने। यस सर, यस सर। तो इसका 2 का पर्पस क्या है? मतलब एक आप अगर, सभी को 2 लोगे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहेगी। हाँ, तो वो कॉस्ट लेना पड़ेगा। अगर एक ख़राब हो जाता है, उस कंडीशन में क्या करोगे? नहीं, आप अच्छा एक चीज़ बताइए मेरे को, वाली चीज़, अब जैसे
जैसे आपने एक बॉल ले रहे हो बास्केट फिल्टर, अगर एक खराब हो गया तो एक दूसरे का क्या होगा। हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस तरह से प्लांट के अंदर सारे जो भी इक्विपमेंट है, जहाँ सारे वाल्व है, पंप्स हैं, कंप्रेसर्स हैं, उनके साथ सभी के साथ एक ये नहीं। अगर हम उसको रिडंडेंसी लेंगे हम्म। तो प्लांट की जो कॉस्ट है मेरी वो तो बहुत स्टीम हो जाएगी। नहीं, ऐसे डिज़ाइन नहीं करते प्रोसेस इंजीनियर सर। से हाँ, जो तो क्या क्रिटिकल, क्या था? हाँ जो क्रिटिकल जो वो स्ट्रीम रहती है जिनके बिना प्रोसेस ही रुक जाए, वो पहले क्रिटिकल स्ट्रीम चुन लेते हैं, राइट सर। तो इसके बिना जैसे गैस का फ्लो है, मेन पाइपिंग है, इसके बिना गैस ही रुक जाएगी। तो वो स्टेप्स देख लेते हैं, उसमें तो फर्स्ट और सेकंड लगाना ही कंपलसरी हो जाता है, ठीक है सर। तो अगर 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 आपने उस क्रिटिकल पैरामीटर्स में अगर स्टैंड बाई नहीं लगाया तो उसके बिना आपका डाउन टाइम आएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी रुक जाएगी। इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट वन। आपका कॉस्ट कितना भी बढ़े, मगर अगर एक डाउन टाइम का अगर कॉस्ट अगर आप देखोगे, अगर एक दिन अगर गैस नहीं सप्लाई नहीं होगा ना, वो कॉस्ट से बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। अगर 1 घंटे का भी अगर आपने सप्लाई नहीं किया तो जो आप ये देखते हो सीएनजी जो पेट्रोल पंप है उसमें कितनी भीड़ रहती है सर। अगर वो पेट्रोल पंप में भीड़ ही नहीं हो, अगर 1 घंटे में सर वो कितना कमा लेता होगा, 24 लाख रुपए कमा लेता होगा। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे अगर दिल्ली में एनसीआर में इतने सारे सीएनजी पेट्रोल पंप हैं तो 1.5 करोड़ रुपए का उसका अर्निंग होता है सर। अगर मैं ग्रेटर नोएडा मतलब नोएडा की मैं बात करूँ ओनली, अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो ये अमाउंट ना 115 करोड़ रुपीस हो जाता है। अब आप देखिए कि 1 घंटा अगर मेरा शटडाउन रहता है उससे ये लॉसेस चला जाएगा, ठीक है। तो वो जो अगर आप ये देखोगे एक फ़िल्टर लगाने की कॉस्ट और इसको कॉस्ट को कंपेरिजन करोगे ना, तो आप ये बोलोगे कि यार फ़िल्टर ही लगा दो डाउन टाइम को बचाने के लिए। तो डाउन टाइम बहुत मैंडेटरी है। डाउन टाइम अगर प्लांट में अगर आ गया और फिर उसको कॉस्ट से कंपेरिजन करते हैं, उसका कितना कॉस्ट बैठता है, तो आपको कॉस्ट फिर लगाना ही पड़ता है। तो जो क्रिटिकल है, स्पेशली क्रिटिकल पैरामीटर्स में, क्रिटिकल स्ट्रीम में, जिनके बिना आपका प्रोडक्टिविटी रुक ही जाएगा, तो उसमें कॉस्ट नहीं देखते सर, ठीक है सर। बट यूटिलिटी वगैरह के केस में रिडंडेंसी का जरूरत है। हाँ ज़रूरत नहीं है, वो तो स्टीम को स्टडी करते हैं सर पहले, तब जाके उसका हम लोग लगाते हैं स्टैंड बाई। वरना कोई क्लाइंट ऐसा बेवकूफ़ नहीं है कि बोल देगा कि स्टैंड बाई लगा दो वो खुद से चाहेगा पैसा बचे, उसको भी क्या ज़रूरत है। तो वो बोलता है कि मेरे को डाउन टाइम नहीं चाहिए भाई, तुम स्टैंड बाई लगा दो, मैं पैसा भेज दूँगा अकाउंट में। तो ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग, क्योंकि सर एक इक्विपमेंट बढ़ता है ना तो उसके अक्रॉस इंस्ट्रूमेंट भी बढ़ते हैं, पाइपिंग का भी खर्चा होता है, पाइपिंग इंस्ट्रूमेंटेशन, हाँ सिविल का भी। तो वही है, तो इसको वो बोलता है मेरे को कि आप स्टैंड बाई लगा दो क्योंकि क्रिटिकल पैरामीटर्स है। तो क्रिटिकल तो हम लोग ये समझे स्टैंड बाई जहाँ लगता है जहाँ क्रिटिकल स्ट्रीम हो, जिसके बिना प्लांट रुक जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टैंड बाई, हम लोग वहाँ इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। क्लियर है सर। अब यहाँ पर आया कैपेसिटी, तो कैपेसिटी भी वहीं से पैचिंग करेंगे डाटा, जैसे यहाँ पर पैचिंग किया था। साइजिंग तो प्रोसेस वाली। हाँ साइजिंग तो प्रोसेस मैं बताता हूँ उसमें लाइन साइजिंग, अभी नेक्स्ट टॉपिक यही है। ये देखिए, नहीं इक्विपमेंट साइजिंग कर लो बात। हाँ इक्विपमेंट साइजिंग तो वही करेगा ना। इसका भी अब देखिए इसका कैपेसिटी इसका कितना है, फ्लो रेट क्या है 20 मेट्रिक टन पर आवर, तो वही हमने कैपेसिटी लिख दिया 20 टन पर आवर, नॉर्मल पे है। एमओसी क्या है, कास्ट आयरन है, जो कि उसके पाइप पे स्पेसिफिकेशन रहेगा। जैसे इसमें इसके पाइप पे क्या सर कास्ट आयरन ये पाइपिंग स्पेसिफिकेशन। हाँ पाइपिंग देखिए सर, इसकी जो टाइपिंग है 30 SC मतलब SC मतलब जो लाइन इसमें जाएगी तो वो कार्बन स्टील की लाइन रहेगी। एक फुट ऊपर करोगे अपना वो PNID में।
सर्विस फ्लूड या चेंज हो गया क्या एलपीजी? ये तो नेचुरल गैस था। नहीं, ये एलपीजी की पीएनआईडी दिखा रहा हूँ, तभी तो ब्लो डाउन नीचे जा रहा है सर, वरना उसको तो ओपन अच्छा ड्रेन कर दें। एलपीजी है ये। हाँ एलपीजी है, ठीक। वरना इसका ब्लो डाउन ना नीचे नहीं रहता सर, वरना वो हवा में उड़ा देता अगर नेचुरल गैस रहता यस। तो तो ये यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। हाँ ये क्लियर है। अब देखिए इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर और टेम्परेचर और प्रेशर, डिज़ाइन प्रेशर, डिज़ाइन टेम्परेचर, वो सब आपको यहीं पर मिलने वाला है। देखिए ऑपरेटिंग प्रेशर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, डिज़ाइन टेम्परेचर, डिज़ाइन प्रेशर, वो आपने यहाँ से पैचिंग कर लिया। बस फिर क्या है, वाई वेंडर दिमाग में जो आपको डालना है वो डाल सकते हैं। ये हमारी इक्विपमेंट लिस्ट कंप्लीट होती है। बाई वेंडर से क्या मतलब है आपका? मतलब जो डायमेंशन देगा वो वेंडर डिसाइड करेगा, हमें बस फ्लोर देना है, वो वेंडर देंगे के स्कोप में डाल देंगे बास्केट फिल्टर। थिकनेस वगैरह कौन करेगा इसका? उसका वाई वेंडर के, हाँ वो मैकेनिकल वाला करेगा और वेंडर वाले समझे। हमारा टाइम था बस प्रोसेस पैरामीटर्स देना। प्रोसेस इंजीनियर का काम है प्रोसेस पैरामीटर दे के रिलीज़ करना, तो वो काम मिलेगा उसको इक्विपमेंट लिस्ट में। तो आपको मैंने ये समझा। हाँ बोलिए बोलिए। दूसरी चीज़ समझ चाह रहा हूँ। अभी जैसे आपने बाय वेंडर लिख दिया, अब इस केस में अगर वेंडर का पैकेज दे दिया आपने, तो सब कुछ वही करेगा, उसका थिकनेस जो भी आएगा ठीक है। और अगर आप मैकेनिकल वाले को कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसका जो थिकनेस वगैरह है वो तो मैकेनिकल वाला ही करके देगा, इवन इफ वेंडर उसको पूरा करना है। ठीक है ठीक है। तो अब इसमें कैसे, इसमें क्लॉज है, जब भी वो वेंडर अपना ड्राइंग बना के देगा ना, तो वो दो लोगों को देगा, एक प्रोसेस से प्रोसेस पैरामीटर रिव्यू करेगा, एक अपना मैकेनिकल वाले को भेजेगा कि इसका थिकनेस ये सब है, ये सब है, ये सब बराबर है कि नहीं बराबर है। तो मैकेनिकल डिटेल भी देखेगा। इसमें दो टीम फिर काम करेगी साइमल्टेनियसली। वो दोनों लोगों से इनपुट लेगा, फिर वो इंस्ट्रूमेंट से भी इनपुट लेगा। ऐसा नहीं है कि मैकेनिकली चला गया तो चला गया, तो वो इंस्ट्रूमेंट से भी वो लेगा कि मैं इतने साइज से टैपिंग ले रहा हूँ इस फलाना इंस्ट्रूमेंट से प्रेशर गेज का, तो ये क्या रिव्यू कर लीजिए, ऐसा ऐसा सही है कि नहीं है। जब वो थप्पा मार के देगा ना, तभी जाके वो वेंडर का पैकेज भी अप्रूव होगा। तो अप्रूव स्टेज में बहुत सारे डिपार्टमेंट का भी जाता है, ऐसा नहीं है कि प्रोसेस ही का ही जाता है, क्योंकि जब वेंडर का डॉक्यूमेंट आएगा तो रिव्यू सबको ही करेगा, सब कोई डॉक्यूमेंट अपने अपने पॉइंट देगा। ठीक है सर। और जिस तरह से आपने लाइन लिस्ट बनाया बेसिकली सेम हम डेटा एक्सट्रैक्ट करके पीएनआईडी से इक्विपमेंट लिस्ट बनाया। यस यस, तो वही मैं बोल रहा था कि आपने अगर पीएनआईडी रीड कर लिया ना, तो आप ये समझिए आप 80% डॉक्यूमेंट बना लेंगे। ये सर आपका सॉफ्टवेयर से बन के आ जाता है पूरा क्या 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 सर क्या? इक्विपमेंट लिस्ट या नहीं, ये लाइन लिस्ट आ जाता है, ये तो आपको खुद बनाना पड़ेगा, ये तो आपको खुद बनाना पड़ेगा। हाँ, अब यही इक्विपमेंट लिस्ट को, हाँ सर बोलिए क्या बोल रहे हैं? लाइन लिस्ट आपने कौन से सॉफ्टवेयर से बनाया था? SPPNID। ठीक है। तो इसको कौन, ये जो डाटा हम लोग बना रहे हैं, ये इक्विपमेंट लिस्ट, ये किसको हेल्पफुल करेगा? मैकेनिकल वाले को। मैकेनिकल वाला अपना MDS बनाएगा, इसके पे आपके MDS का इनपुट लगे, उसको पता पड़ेगा कि मैकेनिकल के कितने कितने इक्विपमेंट्स हैं, वो अपने फॉर्मेट्स में डालेगा अलग अलग, वो डाल देगा मैकेनिकल डेटा शीट तो हर आधार का एक सेपरेट होगा। हाँ हाँ, अलग अलग सेपरेट रहेगा। ठीक है सर। और अगर उसको और ज़्यादा, हाँ बोलिए बोलिए। एक चीज बताइए मेरे को, अभी जैसे मेरे को पैकेज बनाना है, ठीक है, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी तो कंपनी तो कंपनी में होता है। जैसे मेरे पास बहुत सारे इक्विपमेंट है, जैसे मैं यही देख रहा हूँ, है ना, या दूसरे भी है इक्विपमेंट हुआ, पाइपिंग हुआ, मिक्स होगा, तो पैकेज बनाता है, पैकेज वर्ड यूज करते हैं इंजीनियरिंग पैकेज के नाम से। हाँ, बेसिक इंजीनियरिंग पैकेजेस। बेसिक इंजीनियरिंग में तो सारे आपके सब जो आपने बता रहे हो वो आ जाएगा टेंडरिंग के पैकेज के हिसाब से, हाँ, जिसमें आपको बिडिंग करना है।
हाँ तो सर उसका SOR डिसाइड बनता करो। है, SOR बनता है। हाँ नहीं, एसओआर तो बनता है। अब एसओआर में भी जैसे लेस से मेरे को पाइपिंग का एसओआर सेपरेट कर दिया, एक मेरा इक्विपमेंट का कर दिया, एक मेरा कंस्ट्रक्शन कर दिया, हम्म, right? हम्म, और एक मेथड है तो ये होगी कि मैंने सारा का सारा एक पैकेज बना दिया और उसको मैंने उसका उसका वो कर दिया एसओआर। ये ठीक। कौन डिसाइड करता है? इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव। ये सर बेसिकली तो हम लोग, जैसे हम वेंडर हैं तो हम लोग डिसाइड करके पूरा कंबाइंड डाटा भेज देंगे, या उसकी क्लाइंट की डिमांड है कि यार अलग अलग दो या सिंगल दो, तो बेस्ड ऑन क्लाइंट डिमांड हम लोग, हाँ क्लाइंट डिसाइड करेगा उस, क्लाइंट इनपुट देगा हाँ बीडीडी में, हाँ इसका पैकेज कैसे बनाना है। यस एग्जैक्टली सर, जो भी डॉक्यूमेंट नंबर देगा वो क्लाइंट दे रहा है अभी तक, तो वो क्लाइंट ही डिसाइड करेगा मुझे अलग अलग दो या एक ही दो। सर इक्विपमेंट लिस्ट समझ नहीं आया। Yes. तो मैं आगे, कैसे बनाना है then? हाँ बस वही आपको समझना है। आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट रिव्यू करने के लिए आया ना, तो आप रिव्यू कर सकते हो। आप पहले ही बात बोलोगे लाओ PNID लाओ रिव्यू करने के लिए, बोलेगा कि किस लिए, कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, बोला नहीं उससे डाटा ट्रैक चेक करूँगा ना कि तुम्हारा क्या है ना। तो आप वहाँ से उसको किसी को भी बोल सकते हो कि हाँ ये है मेरा। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ूँ फिर। Yes. ये डॉक्यूमेंट मैंने शेयर किया है सर आपको। अच्छा, ये इक्विपमेंट लिस्ट आपका प्रोसेस का भी होगा और यूटिलिटी का भी सेम आएगा। यस सर। अब देखिए बात कर रहे हैं खाली प्रोसेस। प्रोसेस किया अभी। अब दूसरा आता है इंस्ट्रूमेंट लिस्ट। अब कितने नंबर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन है। अब देखिए सर, वहीं से कैप्टन हाँ मगर इसमें अलग हो गया, इसमें अलग ये हो गया, इसमें भी आपको PNID का रेफरेंस लगेगा। इसमें आपको लाइन लिस्ट देखना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट लिस्ट में दो इनपुट आएंगे, आपको PNID देखना पड़ेगा और लाइन लिस्ट देखना पड़ेगा। सपोज मैं एक इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ MOV 1003, देखते हैं PNID में MOV 1003 का है। समझना सर बात को, एक समझ लेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सर ये रहा MOV 1003, राइट, कहाँ पर है? ये रहा हाँ, ठीक। 10 इंच की वॉल है, ठीक है। इसका वॉल्ट भी दे रखा है, मोटर ऑपरेटेड वॉल। हाँ सर क्या बोले थे, मोटर ऑपरेटेड। वही मैं समझना चाहता हूँ, मोटर ऑपरेटेड बोल दिया था। PNID डिफरेंस, PNID का नंबर इससे ट्रैक हो जाएगा। PNID नंबर कौन सा है, लाइन नंबर से लाइन नंबर PNID में दिया है, देखिए ये PNID में दिया है, ठीक है सर। लोकेशन लाइन नंबर का, इसका लोकेशन जो भी इंस्ट्रूमेंट है ना, इंस्ट्रूमेंट का लोकेशन पाइप पे ही तो रहेगा सर। लाइन। हाँ लाइन नंबर लेते हैं। इक्विपमेंट का लोकेशन उसका एरिया पे डिपेंड करेगा, डेफिनेटली ना सर। यस। एक है तो एक लिख दिया। कैपेसिटी आपको PNID में मिल गया। कैपेसिटी जैसे 20 मेट्रिक टन्स है, ये देखिए प्रोसेस, इक्विपमेंट से भी निकल जाएगा। हाँ इक्विपमेंट से भी निकल जाएगा और आपको प्रोसेस पैरामीटर से भी निकल जाएगा। ये प्रोसेस पैरामीटर्स दे रहे हैं सर, इसमें ये आपको कैपेसिटी डिफाइन हो जाती है। ये है 20 मेट्रिक टन्स है, तो इंस्ट्रूमेंट का जो इक्विपमेंट का रहेगा वही हम लोग इसका लिख लेंगे, ठीक है। या और कंफर्म करने के लिए लाइन लिस्ट चले जाएंगे, इसके लिए लाइन लिस्ट देख लेंगे कि इस लाइन का कितना फ्लो है, जैसे मैंने आपको बताया था। रेटिंग क्या है, कार्बन स्टील है, ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब ये पैरामीटर्स है सर, डिज़ाइन टेम्परेचर, डिज़ाइन प्रेशर। आप तो एक जैसे मैं बनाता हूँ ना, तो मैं तो इक्विपमेंट का ले लेता हूँ, मैं लाइन लिस्ट देखता ही नहीं। कौन झमेलने पड़े बार बार देखे कोई, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक, कभी आपने PNID में चेंज हुआ इससे और आप छोड़कर चले गए तो ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में उसको अपडेट करना पड़ेगा पूरा। यस सर, यस सर। इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन का। तो
लाइन लिस्ट होने से वो इजी रहेगा ना कि एड्रेस इन्फॉर्मेशन से वो टैग कर सकता है ना, यस यस। अदरवाइज पता ही नहीं चलेगा उसको। तो अभी अनलेस अदरवाइज पीएनआईडी में जो चेंज होते ही ये सारी इक्विपमेंट लिस्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन लिस्ट और XYZ है ऑटोमेटिकली जनरेट। यस सर, यस। तो ये जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर देख रहे हैं, ऑपरेटिंग और डिज़ाइन टेम्परेचर, डिज़ाइन प्रेशर देख रहे हो ना, तो ये आपको लाइन लिस्ट से पैचिंग कर सकते हो आप, ये वाला डाटा। लाइन लिस्ट है। यस सर। तो ये बेसिकली आप लाइन लिस्ट देख सकते हो। तो ओवरऑल ये अगर मैं बोलूँ तो इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, तो आपको ओवरव्यू आपको मैं इसका ओनली इसी का, तो सो दैट अगर मैं ओवरव्यू अगर आपको बोलूँ कि ये क्या है, क्या फ़िलासफ़ी पे वर्क करता है, इसमें कौन कौन से इनपुट, आपको बस ये समझना है ये डाटा कहाँ से ले रहे हैं। सब प्रोसेस इंजीनियर कुछ नहीं है, मतलब अगर ये देखो ना कि कहाँ से क्या बस कहाँ से कॉपी पेस्ट मारना है वो आपको पता होना चाहिए। मेरे माइंड में क्वेश्चन है। यस सर, बोलिए ठीक है, पाइपलाइन इज ओके, बोलिए। पाइपलाइन का ठीक है, ये जो आप प्रोसेस वाला डेटा जनरेट कर रहा है, मैं डेटा मैनेजमेंट पर कर रहा हूँ। अभी रिफाइनरी है, जैसे आपका 12 MMT का रिफाइनरी लग रहा है, उसके अंदर अगर मैं पीएनआईडी ये डेटा मेरे को ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर से नहीं मिलेगा, मैनुअली अगर मैं पीएनआईडी में कैसा चेंज करता हूँ तो होता रहेगा वो प्रोडक्ट में, उसको मैं कितनी बार चेंज करूँगा डेटा को, उसको वेरिफिकेशन और उससे रिलेटेड ड्राइंग, वो सारी चीज़ें चेंज होती हैं, वो भी मैं बता रहा हूँ, कंट्रोल कैसे करूँगा? मैं बता रहा हूँ सर, एक सेकेंड। ये मैंने आपको लिख दिया कि ये कहाँ से मिलेगा, ये कहाँ से मिलेगा, लाइन लिस्ट से। ठीक है, अब आपका जो सवाल है उसके पास आते हैं। आपका ये सवाल है, पहले रिवीजन दिया उसने 0, फिर 2, फिर 3, ठीक है। उसके हिसाब से मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि सर अगर पीएनआईडी में कुछ भी मॉडिफिकेशन होता है, वॉल्व भी चेंज होगा रिफाइनरी में, तो उसके लिए हैज़ॉप होगा, मैंडेटरी है। तो हैज़ॉप तभी होगा जब पीएनआईडी में चेंज होगा, और हैज़ॉप अगर हो गया तो वो इम्प्लीमेंट, पीएनआईडी तो रिवाइज हो जाएगी और वो इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। कंट्रोल पॉइंट है जो आपका, हाँ हाँ, उसी के बेस पे फर्दर डेवलपमेंट। हाँ हाँ। और अगर कमीशनिंग टीम अगर कमीशनिंग करेगी यहाँ पर, तो वो पीएसएसआर करेगी, पीएसएसआर देगी या पैसो अप्रूवल उसको देना पड़ेगा। तो पैसो अप्रूवल ये PSSR का फुल फॉर्म क्या है? प्री स्टार्ट सेफ्टी रिव्यू, प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू, प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू। लो मैं लिख देता हूँ, प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू। तो अगर पीएसएसआर करना है और पैसों अप्रूवल देना है तो आपको ये हैज़ॉप का डॉक्यूमेंटेशन मैंडेटरी लगना ही है, उसके बिना आप लाइन को स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो। तो ये सारे कंट्रोल हैं जो कि आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। तो हैज़ॉप जो पैसों में जाता है वो कितनी स्टेज में जाता है जो? हाँ बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ, मैं आगे पढ़ाऊँगा। देखिए सर, पहले तो मैंने पीएनआईडी बनाना है डिज़ाइन फेज़ में, डिज़ाइन फेज़ में हैज़ॉप होता है। जैसे मैंने प्लान डिज़ाइन किया, उसको कौन अप्रूवल करेगा? हाँ सुन लीजिए सर, पहले सुन लीजिए, पेशेंस रखिए, मैं मतलब सब पे आ रहा हूँ। ये जो डिज़ाइन फेज़ में है, हैज़ॉप अप्रूवल जो क्लाइंट से बना रहा है, जैसे कि क्लाइंट में जैसे सैमसंग को दे देता है, केबीआर को दे देता है, तो केबीआर देखेगा, वो क्लाइंट अप्रूवल करेगा कि ये हैज़ॉप इज़ द राइट, क्योंकि ये जो हैज़ॉप होता है वो हाई लेवल का हैज़ॉप होता है डिज़ाइन फेज़ में। उसमें एक्सपर्ट बैठते हैं, एक्सपर्ट भी आप समझ लीजिए 13 साल के, मतलब 25, 30 साल के जो ओल्ड एज वाले रहते हैं ना,
वो इस टीम में बैठते हैं। जो EIL से रिटायर हो गए, IOCL से रिटायर हो गए, वो बंदे इसमें इस टीम के पार्ट्स रहते हैं। तो एक तो डिज़ाइन फेज में होता है, दूसरा जो हेज़ऑफ होता है, दूसरा जो हेज़ऑफ जैसे प्लांट हो गया कमीशनिंग स्टेज, जैसे कमीशनिंग का पूरा प्लांट हो गया, प्लांट कमीशनड हो गया, तो उस टाइप के बाद हेज़ऑफ आपको कंपलसरी है करवाना। फिर आफ्टर कमीशन, एग्जीक्यूशन में नहीं हो बीच में? हाँ वही कमीशनिंग एंड एजुकेशन जो आपको बोलते हो। ओके। तीसरा पूरा डिज़ाइन, पूरा वो हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, कमीशनिंग हो गया, मतलब इरिगेशन वो सब हो गया, इरेक्शन हो गया, प्लांट रेडी हो गया, प्लांट रेडी टू मूव, ऑपरेशंस को हैंड ओवर देने से पहले कमीशनिंग ऑपरेशन को देती है, उसके बाद हेज़ऑफ होता है। अब ऑपरेशन को लगा कि मेरे को कुछ चेंज करवाना PNID में, ये ऑपरेशन फ्रूटफुल नहीं है। जैसे वॉल है, वॉल उसको 4 मीटर हाइट पे लगा दिया, वहाँ पे ऑपरेटर पहुँच ही नहीं रहा, तो उसको उसमें चेंज करवाना है। तो जो भी चेंज करवाता है वो स्टेज होता है MOC, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ चेंज। ये रिफाइनरी का टर्मिनोलॉजी है सर, जो मैं आपको बोल रहा हूँ। ओके। तो उस दौरान हेज़ऑफ करवाएगा वो ऑपरेशन वाला। उसके बाद जब ये ऑपरेशन हो जाता है तो 15 साल के बाद फिर से हेज़ऑफ करवाएगा। दिस इज़ द स्टेप्स। प्रोजेक्ट तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, प्रोजेक्ट तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, वो ऑपरेशन का पार्ट आ गया। हाँ, ये मैंने आपको डिटेल बता दिया। यहाँ हेज़ऑफ आता है। अगर आप नेट पे पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग लिखा रहता है। लाइव जो है होता है वो ये है। ठीक है सर। इसका स्क्रीनशॉट रखना मेरे को। नहीं, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा सर, डोंट वरी। ये सब चीज़ मैं आपको शेयर कर दूंगा, सब मिलेगा सर आपको, मैं सब दे दूंगा। दूसरा हम लोग आते हैं, ये आपको इंस्ट्रूमेंट लिस्ट क्लियर हुआ। शैल वी मूव? टेंपरेचर गेज, ये गैस डिटेक्टर, मोटर ऑपरेटेड वाल्व, ठीक है, ये मैं एक बार स्टडी में हाँ, ये मैंने आपको शेयर किया है सर। देखिए, अब मैं दूसरी चीज़ पे आता हूँ। दूसरा है MOV, ऑन ऑफ वॉल का डाटा शीट कैसे मिलता है। IPDs बोलते हैं इसको, इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस डाटा शीट। अभी हमारा लिस्ट वगैरह सब खत्म हो गया। यस, अभी तक हमने क्या क्या किया मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। अभी तक हम लोग कौन से स्टेज में चले गए हैं। आपका 50% कोर्स कंप्लीट हो गया है। अब ये 60 हो जाएगा अगर आज पूरा अगर मैं करवा दिया तो। 50% में क्या हुआ आपका, BDT, फीड, प्रोसेस डिज़ाइन क्राइटेरिया, PMS, फिर आपका BFD, PNID। ठीक है सर, ये कंप्लीट हुआ। लाइन लिस्ट कंप्लीट हो गया। फिर आपका इक्विपमेंट लिस्ट अभी आज कंप्लीट करवा दिया है। दूसरा आपका मैंने यूटिलिटी फ्लो डायग्राम करवा दिया। इंटरकनेक्टिंग मुझे करवाना नहीं था, मगर ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, करवा दिया। नेक्स्ट दूसरा स्टेप आता है अपना इंस्ट्रूमेंट लिस्ट। फिर नेक्स्ट जो आता है वो IPDS आएगा। एक IPDS होता है, एक PDS होता है, बोथ आर डिफरेंस। तो आज हम उसके, यस सर, आज हम उसको ही पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज दिस वन। इसको बड़ा करना
हाँ सर, एक मिनट। पीएमएस किसको लिखा है? ये पीएमएस यस सर। पीएमएस क्या लिखा? बीईडी से अंदर ये ब्लॉक फ्लो डायग्राम से पहले पीएमएस क्या लिखा? नहीं अभी जो आप और ये हाँ पीएम हाँ एक मिनट। पीएमएस का ओवरव्यू दिया था सर आपको, पाइपिंग मैनेजमेंट। फुल फॉर्म क्या है? एक सेकंड मैं आपको निकाल देता हूँ वो डॉक्यूमेंट। ये देखिए मैंने, पीएमएस नहीं नहीं आप देखिए। नहीं मैं दिया है सर, पीएमएस मतलब पाइपिंग स्पेसिफिकेशन दिया नहीं था आपको कि आपको बताया था। देखिए रुकिए, मैंने लेक्चर पढ़ाया है सर, वो मेरे को याद है। पाइपिंग स्पेसिफिकेशन आपको बताया था कौन से टेम्परेचर पे क्या क्या रहता है, ये सब चीज़ मैंने। अभी एक मिनट रुकना, मेरी डॉटर जा रही है, उसको डिस्पैच कर रहे यस सर, यस सर। हेलो। यस सर, हो गया। हाँ हाँ उसको तो क्वेश्चन आप, जाना था तो उसको अटेंड कर पे अच्छा अच्छा, आपको सर मैंने पाइपिंग मटेरियल। अच्छा पाइपिंग मटेरियल स्पेसिफिकेशन। हाँ हाँ आपको दिया भी था, डॉक्यूमेंट भी दिया था सर मैंने पढ़ने के लिए। हाँ ठीक है ठीक है। आपको याद आ रहा है? एप्लीकेशन में थोड़ा हाँ 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 जहाँ से आपने वो क्लासेस वगैरह उठाया था। हाँ, पाइप का क्लास, वो मेरे पास, मैंने आपको वो डॉक्यूमेंट भी दिया था, एक EIL का भी दिया था, एक PMS का भी बना के दिया था। शायद वो डाटा आपके पास होगा। कितना प्रेशर पे और कितना टेम्परेचर पे कौन सा हमारा क्लास आएगा? यस यस सर, एग्जैक्टली वही। ये रहा PMS। सारा सिलेक्शन और PIA जो है उसमें सेलेक्ट करना है। हम्म, पहला क्लास होगा, दूसरा होगा, तीसरा। ये करवाया था ना सर PMS। अब याद ये वाला क्लास कितने 300 क्लास रेटिंग है, ये डॉक्यूमेंट। तो अभी सर हम लोग IPDS और PDS के बारे में डिटेल कर रहे हैं। तो IPDS का फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस डाटा शीट। ये किसके लिए इनपुट बनेगा? ये इंस्ट्रूमेंट के लिए इनपुट बनेगा, IDS के लिए बनाने के लिए। इससे वो IDS बनेगा, इंस्ट्रूमेंटेशन डाटा शीट। इतना क्लियर है सर? प्रोसेस का इंफॉर्मेशन दोगे। यस सर, ओनली प्रोसेस। फिर आता है PDS, प्रोसेस डाटा शीट। ये किसके लिए इनपुट बनेगा? ये बनेगा एक मैकेनिकल के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए इनपुट बनेगा। अब आप सोच रहे होगे सर इलेक्ट्रिकल में क्या इनपुट लेगा वो इससे, बताइए सर, सोचिए क्या इनपुट ले सकता है वो। एक्चुअली जो इलेक्ट्रिकल के इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड इक्विपमेंट होंगे हम्म जो बेसिकली उसको ऑपरेट करेंगे, हम्म। उसका कुछ इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैं बता देता हूँ किलोवाट, पंप का कितना किलोवाट है। यस तो बेसिकली वो चीज़ ही ट्रिगर करता है, वो कितना किलोवाट है। MOV में भी किलोवाट नीचे लिखा रहता है।
तो वो कितने किलोवाट का वो है, कितना मोटर का किलोवाट रख रहा है, कितना रेटिंग रखेंगे, वो आपको पीडीएस में डिटेलिंग देगा वो। IPDS इज ओनली फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन, मगर पीडीएस में 2 डिपार्टमेंट कम इन पिक्चर। ओके सर, दिस मच इज क्लियर, देन वी विल शैल वी मूव। यस। तो IPDS का एक पार्ट है ऑन ऑफ वॉल, जिसको बोलते हैं MOVs। अब देखिए सर, ये डाटा कैसे पैचिंग करना है, अब आप देख लीजिए। इसमें इसके लिए थोड़ा नॉर्म्स पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, MOV या ऑन ऑफ वॉल, इसको बोलते हैं ऑन ऑफ वॉल। ऑन ऑफ वॉल मतलब उसको बोलोगे ऑन हो जा, चटक नहीं है ना, ऑन हो जाएगा भाई, ठीक है। ऑफ हो जाए तो ऑफ कर सकते हो आप, जैसे अपना स्विच है, लाइट का स्विच है, बंद करोगे तो लाइट बंद हो जाएगी, चालू करोगे तो लाइट। किसके कमांड के? आप कमांड दे रहे हो, तो आप कमांड दे रहे हो। आपका ये MOV 2 टाइप के हैं ऑन ऑफ वॉल, एक तो मैनुअली, एक ऑटोमेटिक, मतलब बाय DCS। तो बाय DCS सबसे ज़्यादा रखते हैं लोग, मैनुअली रेफर नहीं करते। तो DCS से कमांड कौन देगा? ऑपरेटर देगा। इसके लिए भी है, फेल ओपन रखना है या फेल क्लोज रखना है, समझ रहे सर ये टर्मिनोलॉजी? यस। फेल टू लास्ट। हाँ, फेल टू लास्ट। फेल टू लास्ट मतलब जैसे पावर गई, वो पोजीशन वॉल कंट्रोल वॉल मतलब ऑन ऑफ वॉल का वही पोजीशन रहेगा। फेल ओपन मतलब लाइट गई, जैसे पावर कट ऑफ हुआ तो फेल ओपन हो जाएगा पूरा, वो जैसा पूरा बंद हो रहेगा। जैसे कि अब अगर हम PNID में भी देखेंगे, में भी देखेंगे तो इसका टर्मिनोलॉजी भी बना हुआ है, अगर आप बारीकी से देखेंगे ना सर, तो इसलिए मैंने कल शेयर किया था, सो दैट यू देखें फेल लास्ट, तो उसमें भी लिख देते हैं हम लोग PNID में फेल लास्ट। तो जैसे पावर का कट ऑफ हो जाएगा तो वो जैसा पोजीशन है वैसा ही रहेगा। ठीक है सर? MOV का फुल फॉर्म बताया आपने? मोटर ऑपरेटेड वॉल, मोटर से चल। ये हमारा नेचुरल गैस और इसका लिक्विड दोनों के लिए यूज। यस सर। MOV अगर आप देखना है ना रियली है, तो आप रेल की पटरी में चले जाना, जो जो वो चेंज करता है ना सर पटरियों का, वो बेसिकली हाइड्रोलिक टाइप का हाँ, हाइड्रोलिक टाइप का वो रहता है वॉल, तो उसी जैसा फंक्शन करता है सर। बट इसका खाली ऑन ऑफ वाला। हाँ, ऑन ऑफ वाला फंक्शन है, ये मोटर से ऑन ऑफ होता है। अब इसमें कंट्रोलिंग के लिए, तो अब इसमें इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, मैं वो आपको ब्रीफ ही कर देता हूँ क्या है। पहले तो MOV के बारे में समझ लीजिए। तो इसमें ये पढ़ने वाले हैं हम लोग। अब इसका जो क्लोजिंग सीक्वेंस रहेगा, जैसे एक स्टेप आएगा आपका इसमें क्लोजिंग टाइम, तो ये क्लोजिंग टाइम मतलब कितने टाइम में क्लोज होगा। जैसे पावर चले गई तो कितने टाइम में क्लोज करोगे, तो उसका थंब रूल बोलता है जितना पाइप का साइज़ होगा, जैसे 10 इंच है तो 10 सेकंड में वो क्लोज हो जाना चाहिए, ये उसका थंब रूल है। दिस मच इज क्लियर टू यू सर? सो ये जो अगर आपने ये सीख लिया तो आप PDS बना सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस छोटे से टेक्निकल टर्म्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे। अब इसमें IPDS में हम लोग कौन कौन से IPDS पढ़ने वाले हैं, पहले वो मैं ब्रीफ कर देता हूँ। IPDS पहला ऑन ऑफ वॉल, जिसको मैं MOV पढ़ रहा हूँ। दूसरा PG PT,
फिर तीसरा है हमारा TT, टेम्परेचर ट्रांसमीटर। चौथा है हमारा FCV, फ्लो कंट्रोल वॉल्व। देन PCV। ठीक है सर। ठीक है। अगर गैस डायरेक्टर का मुझे बनाना है तो बनाऊंगा, मगर फ्लो स्विच का अगर मुझे बनाना है तो फ्लो स्विच का बना सकता हूँ। तो ये कंट्रोल वॉल आप मतलब ये IPTS का आप बनाने वाले हैं, अभी पढ़ने भी वाले हैं। अब देखिए, अब मैं ऑन ऑफ ये MOV पे आता हूँ। अब देखिए डाटा कैसे पैचिंग करना है। अब सर मैं PNID, देखिए ये आप मुझे बताएंगे कि ये कहाँ से डाटा लेना है। ठीक है, अब ये बताइए सर, MOV का टैग नंबर कहाँ से लूँगा? ये PNID से मिल जाएगा। ओके सर, गुड। नेक्स्ट सर, ये PNID का रेफरेंस। PNID का रेफरेंस होगा। ओके, नेक्स्ट सर, ये लाइन डेजिग्नेशन कहाँ लूँगा? ये लाइन लिस्ट ही होगी। नहीं, PNID में ही लिखा रहता है ना, वो वहाँ से ले लेंगे अपन इसका। समझे, एक बार दोबारा चालू करो तो मैं मेरा वो बेटी को। ठीक है, पहला टैग नंबर कहाँ से लूँगा सर? नहीं, टैग नंबर कौन सा? अच्छा टैग, अच्छा लेफ्ट को मेरे को रीड करना। PNID रेफरेंस हो गया मेरा। ठीक और जूम कर दूँ? हाँ ठीक है, हाँ ठीक ये टैग है। नंबर छोटा कर दो, थोड़ा सा छोटा कर दूँ? ओके, और छोटा कर दो। आपको रीड होगा सर? पहले, हाँ नहीं हो जाएगा। मैं एक्चुअली पहले फॉर्मेट समझ रहा था कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ लेफ्ट साइड पे आपने। अच्छा अच्छा, ठीक। जनरल है, फ्लूइड डेटा है, और नीचे जाना, नीचे फ्लूइड डेटा के नीचे डिजाइन डेटा, और नीचे ऑपरेटिंग डिजाइन डेटा, और नीचे जाना रिवीजन। ओके, एक्चुअली मैं क्या सोच रहा था, कहीं कहीं पर ना प्रोसेस और इंस्ट्रूमेंटेशन का डेटा शीट कंबाइन कर देते हैं, बट आपने खाली प्रोसेस का डेटा शीट रखा है, इसके बेस पे आप इंस्ट्रूमेंटेशन का सेपरेट बनाओ। यस सर, वो कंफ्यूजन हो जाता है उसमें, हम लोग नहीं लेते हेडेक। वो मेरे साथ भी होता था, मगर मैं तो अलग बनाता हूँ सर। उसमें क्या है, इंस्ट्रूमेंट, जो लास्ट उसमें क्या है सर, इंस्ट्रूमेंट वाला काम करवा लेता आधा प्रोसेस से। आधा करा लेगा और खिचड़ी पक जाता है। हाँ वो बोलेगा कि वो तो उसने बना कर दिया। हाँ, यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चुपचाप बुलाएगा, क्या क्यों हुआ इसमें? बोलेगा सर वो तो उसने बना कर दिया था, तो हम साथ बैठेंगे। है ना? ये होता है। तो ठीक वो, है, अच्छा। हाँ, ये इंडियन प्रैक्टिस है, सब जगह यस सर, practice सब जगह। इस पे अगर आप एक बना दोगे ना, तो इतना भयंकर डिस्प्यूट क्रिएट होगा ना, तो आप काम ही नहीं करवा सकते हो दूसरे डिपार्टमेंट से। उसमें प्रोजेक्ट वाला परेशान हो जाएगा। देखता हूँ, वही मैं देखता हूँ, वही मैं नोटिस करता हूँ। हम्म कंट्रोल बहुत मुश्किल है, हम्म। ओवरऑल डिसिप्लिन कंट्रोल बड़ा मुश्किल है। सर, ह्यूमन को कंट्रोल करना बहुत टिपिकल टास्क है। लोग बोलते हैं ना कि अगर सिस्टम इसलिए बनाया जाता है। यस सर, आप जो पोजीशन पे हो ना, आप जो ह्यूमन को कंट्रोल कर ले, इट सेल्फ इज द टास्क। क्योंकि सर खुद काम करना आसान है, मगर दूसरे से काम करवाना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पर भी लीड हूँ ना सर, मेरे को दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं मतलब मेरे अंडर ये 2 इंजीनियर है, 2 डिज़ाइनर है ना, डिज़ाइनर से इटसेल्फ उसको काम करवाना मेरे को टिपिकल हो जाता है। कभी ऐसा आता है ना कि मैं डिज़ाइनर से के साथ कैडिंग कर रहा हूँ ऑटोकैड में, अब वो नहीं करेगा, डांटोगे तो नहीं करेगा, ढीला काम कर देगा। डांट तो आपको ही पड़ेगी, डांट तो आपको ही पड़ेगी ना। जवाब आप ही दोगे। तो वही है ना सर, लीडरशिप बनना बहुत टिपिकल टास्क है आज की डेट में। Yes, that is true. अब एक समय के बाद आप जब मैनेजमेंट रोल में आ जाएंगे ना, मैनेजर और वो ये सब छूट जाएगा आपका। You have to control, manage the team. वही, वो बड़ा टास्क होता है। वो लोग बोलते हैं ना कि सर कुछ काम नहीं है, बैठा रहता है, कुछ काम तो करता नहीं है ना, मतलब कास्टिगेट करते हैं ना। मगर सर ऐसा नहीं है, वो जो अंदर सीट पे, हॉट सीट पे बैठा है ना, उसके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही सेल्फ काम है। तो वो, अनिल जी मैं एक काम करें, अनिल जी यस सर, एक्चुअली मेरी डॉटर गई है, मेरे को दरवाजे फैन लाइट तो सब बंद कर दें। 5 मिनट का ब्रेक में छोटा सा। ठीक है सर, आप भी गर्म पानी पी लो, ठीक है सर, ठीक है, ओके, है ना? फिर मैं फ्री हो जाऊंगा, आपको कोई लिमिट नहीं रहेगी। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। तो हैंड व्हील रिक्वायर्ड है, उसको यस कर दिया। लीक क्लास, अब इसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 है।
ये इंस्ट्रूमेंट देगा, क्योंकि वो ही अंदर की जो सीलिंग है, जो कंट्रोल वॉल का सील है, वो ही अपने हिसाब से एमओसी डिसाइड करके देगा, उसमें अपन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मैंने लिए क्लास लीक क्लास में लिख दिया वाई इंस्ट्रूमेंटेशन। फायर सेफ्टी रिक्वायर्ड, यस, क्योंकि एलपीजी है, फायर सेफ्टी रिक्वायर्ड है, गैस डिटेक्टर लगाए इसीलिए। डिज़ाइन कहाँ है, ऑन श्योर ऑफ श्योर ये सब दिया है। एक्चुएटेड प्रिंसिपल मोटर ऑपरेटर दिया है उसमें। कोई एक्चुएटर तो नहीं लगा ना? एक्चुएटर मोटर दिया है ना सर, एक्चुएटर टाइप का बोल रहा है ना। एक्चुएट किससे होगा? ये जो हाँ बोलिए। ये जो एमओवी है ये एक्चुएटेड वाला है? यस सर, एक्चुएटेड वॉल है। एक्चुएटेड का मतलब क्या है कि किससे वर्क करेगा। आपको मैनुअली तो वर्क करना नहीं है, ऑटो रन करना है, तो किससे वर्क करेगा, मोटर से एक्चुएट करेगा। अगर वो बंद होगा तो किससे होगा, मोटर ऑपरेटेड एक्चुएटेशन वॉल है। मोटर ऑपरेटेड एक्चुएटेड एमओवी। यस सर। और ये रिफाइनरी में लगता है? नहीं, ये क्रॉस कंट्री पाइपलाइन में लगता है बेसिकली। इसका पर्पस क्या होता है? मोटर ये क्या है, पाइप बहुत बड़े होते हैं, 10 इंच के रहते हैं सर, ठीक है। अगर मैंने मैनुअल वॉल भी लगा दिया, ऑन ऑफ वॉल सिंपल वाला, तो वो माल फंक्शनिंग बहुत जल्दी हो जाते हैं सर, क्योंकि इसकी सील लीकेज हो जाए। ये मोटर ऑपरेटिंग टाइटली शटअप होते हैं, टाइटली क्लोज होते हैं। तो प्रेशर, जो गैस का प्रेशर आता है ना, आप ये देख सकते हो पाइप का कितना प्रेशर होता है, 49 kg इटसेल्फ हैव अ हाई प्रेशर। एकदम सडनली प्रेशर आया तो वो उसको लीक नहीं करे, उसकी सील लीक नहीं करे, इसलिए हम लोग ये टर्मोलॉजी, ये मोटर वाले यूज़ करते हैं वॉल। पहले मैनुअल करते थे, मगर उसमें वो हर फ्रिक्वेंसी में उसको वॉल चेंज करना पड़ता था, क्योंकि उसकी सील लीक हो जाती थी। ये स्केडा कनेक्टेड होता है? यस सर, ये डीसीएस स्काडा पीएलसी कनेक्टेड। अब देखिए, हाँ बोल। हो गया, एक्चुएटर हो गया, और बेसिकली वाल हो गया। अब देखिए सर, पोजीशन स्विच। अब स्विच कैसा रहेगा, ओपन रहेगा, क्लोज रहेगा, या बोथ रहेगा। तो ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, बोथ होगा। वो भी सिग्नल दिखाए यहाँ पर, देखिए ये स्विच है, ये ओपन है, ये क्लोज वाले स्विच है। ये कहाँ पे सिग्नल करेंगे, स्काडा में। ओपन वाला कौन सा है? अच्छा, क्लोज और ओपन। यस सर। ठीक है सर, ये सिग्नल दे दिए स्काडा में। हजार्डस बाय इंस्ट्रूमेंटेशन डिसाइड करेगा। टाइप ऑफ वॉल क्या है, वॉल है, गेट वॉल है, वो वॉल है, ठीक है सर। अच्छा, एक मिनट मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ कि अभी आप बोले मोटर ऑपरेटेड वाला। अच्छा, वाल का टाइप नहीं डिफाइन किया, यहाँ पे आपने टाइप यस सर, बोलिए। मैं ये बोल रहा था, जब आप एमओवी बोल रहे थे तो उसमें वाल का टाइप नहीं डिफाइन किया था। कोई भी वाल बोल सकता है, हाँ। हो सकता है, गेट भी हो सकता है। तो सर ये गेट वॉल है, वॉल है, जैसे एमओवी है, ये वॉल है या गेट वॉल है या ग्लोब वॉल है, वो डिफाइन करना पड़ेगा। अगर बटरफ्लाई वॉल है तो बटरफ्लाई एमओवी यूज़ होता है। तो ये सिम्बल्स होते हैं। इसके ऊपर ही ये वॉल को कैसे खोलना है, उसके ऊपर मोटर से खोलना है या इलेक्ट्रिकल हाइड्रोलिक से खोलना है, ई आ जाएगा। अगर हाइड्रोलिक से करना है, EH यूज़ करते हैं। यस सर। और एक्चुएटर की पोजीशन कहाँ पर होगी इसमें? सर एक्चुएशन की पोजीशन तो ये एक्चुएशन वॉल है, मतलब ये जो आप एक्चुएशन का वो कंफ्यूज मत होइए उसको, एक्चुएशन। अब ये मैनुअल वॉल है। अब ये एक्चुएशन कैसे करेगा, आपके हाथ पे, आप हाथ से खोलोगे, आप हाथ से ही तो एक्चुएशन कर रहे हो। अब इसको एक्चुएशन कौन कर रहा है, या हाइड्रोलिक एक्चुएशन हो रहा है, या सॉलिनॉइड एक्चुएशन हो रहा है, या मोटर ऑपरेटेड हो रहा है। तो एम लिखते हैं मोटर ऑपरेटेड सर। ठीक है सर।
हेलो सर, आवाज़ आ रही है? हेलो।